हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। योजना मैगजीन जून 2021 की आप लोगों के सामने है। 22 रुपीज़ की मैगजीन है। पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारे पास है। टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इसका टॉपिक यहाँ पर लिया गया था। क्यों? हेल्थ 21 जून और एनवायरनमेंट 5 जून। ओके, तो जून की मैगजीन इस वजह से यहाँ पर ले लिया गया। 2020 में ये सिस्टम फेल हो जाता है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैगजीन थी, तो ज़्यादा उसमें मत लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम आगे चलें, ये सब आर्टिकल्स इसके अंदर हैं। वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहला 1 पेज का आर्टिकल यहाँ पर आपके सामने आ जाता है, जो कि है वन धन योजना से रिलेटेड। आपको पता हो तो ये वन धन योजना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर वर्क करती है और इसको इम्प्लीमेंट करता है ट्राइफेड नाम का ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो बेनिफिटिंग द ट्राइबल लाइवलीहुड क्या है पॉलिसी के अंदर? तो पॉलिसी के अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर हम वन धन विकास केंद्र बनाने वाले हैं। वो वन धन विकास केंद्र सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देंगे। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में केवल और केवल ट्राइबल पीपल ही होंगे। और इनका काम क्या होगा? ये प्रमोट करेंगे जो ट्राइबल लोग इकट्ठा करेंगे। ट्राइबल्स क्या इकट्ठा करेंगे? तो उसके लिए दूसरा कंसेप्ट है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। ट्राइबल्स इसको इकट्ठा करेंगे। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो प्रोड्यूस होते हैं जो नॉन टिम्बर बेस्ड फॉरेस्ट से हमें प्राप्त होते हैं। बात समझ में आई आपको? तो टिम्बर बेस्ड नहीं होते, नॉन टिम्बर बेस्ड होते हैं, याद रखना इनको, और प्राप्त फॉरेस्ट से ही होते हैं। ओके, इसके अंदर आपका कुछ आ जाता है, जैसे चिरौंजी है, टैमरिंड है, वाइल्ड हनी है, ओके, महुआ सीड हैं, बहेडा है, करंज सीड है, अर्जुन बाग है। ओके, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके ऊपर सरकार एमएसपी भी प्रोवाइड करती है। तो इस स्कीम से रिलेटेड क्या दिया गया है देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, बट जितना है देख लेते हैं। इसी के अंदर आपका एक प्रोग्राम है संकल्प से सिद्धि, विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव। और इसके अंदर हमारा जो प्रोग्राम है आपको देखने के लिए मिलेगा कि ट्राइफेड के ऑफिशियल्स और स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज जो स्टेट लेवल पर वन धन विकास योजना को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, उन सब ने मिलकर के आप देखें तो विजिट की विलेजेस की। उन्होंने वहाँ पर देखा कि वन धन विकास केंद्र अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि विजिट टू ओवरसी द ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वन धन विकास केंद्र, मैंने बताया कि अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उड़ीसा के अंदर खासकर इन्होंने जाकर के देखा, और वन धन योजना को उड़ीसा के अंदर बहुत तेज़ी से यहाँ पर चल रही है। टोटल अगर आप देखें तो 660 वन धन विकास केंद्र उड़ीसा के अंदर खुल चुके हैं, जिनको हमने सब्ज्यूम कर लिया है 22 वन धन विकास क्लस्टर्स के अंदर। तो आपके ऊपर स्कीम हो गई, उसके नीचे आपके क्लस्टर हो गए, फिर आपके नीचे केंद्र हो गए। ओके, और साथ ही आप देखें तो 6300 ट्राइबल्स को यहाँ पर पॉजिटिवली इम्पैक्ट यहाँ पर करती है ये। ऑलराइट, तो हम इन चीज़ों में लगातार देख रहे हैं। ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स ट्रेनिंग procurement of machinery required for processing, branding and packaging has been going on these clusters। तो इन क्लस्टर्स के अंदर लगातार तौर पर ट्राइबल्स के लिए वर्क किया जा रहा है। उनके लिए एनवायरमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए उनकी जो स्टार्टअप्स हैं या फिर उन्होंने जो भी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की है उसको बूस्ट करने के लिए हर तरह का काम किया जा रहा है। लोन अवेलेबल नहीं हो रहा तो ये क्लस्टर्स उनको लोन अवेलेबल कराते हैं। बात समझ गए होगे आप मेरी? ओके, यहाँ नहीं जाना। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो ये आपको मिल जाएगा एक पैसेज काम का। एमंग मैनी इनिशिएटिव ट्राइफेड, जो कि इस स्कीम को यहाँ पर लॉन्च कर रहा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर है। ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, याद रखना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करा रही है। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन्हें यहाँ पर मिलता है। ये उसकी ब्रांडिंग किस तरीके से की जाए, इंटरनेशनल मार्केट में उसके प्राइसेस को किस तरीके से बढ़ाया जाए, जिससे ज़्यादा इनकम एक ट्राइबल लोग को मिल सके, उसके लिए वर्क करते हैं। तो वन धन ट्राइबल स्टार्टअप प्रोग्राम, इसका पूरा नाम आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको जो मैंने चीज़ बताई, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने का काम भी इसी के अंदर आपका होता है। और इसके ऊपर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये सब काम आपको यहाँ पर पता होने चाहिए इतने, और इधर से आपको इतना ही मिलने वाला है। द वन धन ट्राइबल स्टार्टअप ऑल्सो एक स्कीम इज़ अ प्रोग्राम फॉर वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बाई एस्टेब्लिशिंग द वन धन विकास केंद्र टू फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर द फॉरेस्ट बेस्ड टैक्स। तो यही चीज़ हिंदी में सबसे शुरू में मैंने आपको बताई जब आर्टिकल शुरू किया गया था। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। बहुत अच्छी तरीके से वर्क हो रहा है, बिल्कुल एकदम पॉजिटिव वर्क हो रहा है। अब इस आर्टिकल को पढ़ते ही आप कम से कम 250 वर्ड का ऐसे लिख सकते हो, ये मैं मानता हूँ। ओके, पहले स्कीम के बारे में लिखिए, फिर एक एग्जाम्पल उड़ीसा का दे दीजिए, काम खत्म हो गया। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हैं। फिर ये आपका आर्टिकल्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन सा तरह के आर्टिकल हैं। और ये आपको प्रीवियस रिव्यूज़ मिल जाएंगे। कोविड-19 वैक्सीनेशन लगवा लीजिएगा, बहुत सेफ़ है।
ये आपका एडिटोरियल आ जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब आपको पता होना चाहिए एवरीवन शुड बी हैप्पी। ओके, मे एवरीवन बी हैप्पी, सभी लोगों को खुश रहना चाहिए, इसका ये मतलब आपका निकलता है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोविड-19 आया। कोविड-19 के कारण हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली डेथ, सफरिंग्स, पेन, ग्रीफ, लॉस। इन सब चीज़ों के कारण दुनिया पूरी तरीके से टूट चुकी है, हर तरफ दुख यानी सोरो नज़र आता है। तो ऐसे में इस चीज़ को कहा जा रहा है कि मतलब कोविड-19 ने आप देखें कि डिसरप्ट कर दिया है एवरी पॉसिबल ह्यूमन एक्टिविटी, डिसरप्ट कर दिया है ट्रेड को, डिसरप्ट कर दिया है मिलियंस ऑफ जॉब्स। हज़ारों लोग यहाँ पर आपका देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चले गए हैं। और राइट, तो लॉकडाउन ने सिर्फ आपका इस तरीके का इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो डाला, इन्होंने आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी यहाँ पर डाला है। बात समझ में आई? तो इस चीज़ को देखते हुए कहा जा रहा है कि सभी को सुख प्राप्त हो, इस चीज़ की हम यहाँ पर बात करेंगे। द हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, ये सब आपके हर तरह के चैलेंजेस को झेल रहे हैं, आर फेसिंग एनॉर्मस चैलेंजेस वन आफ्टर द अदर। बात समझ में आई आपको? लॉन्ग वर्किंग आवर्स डिफ़िकल्ट होते हैं बिल्कुल, और ऑलमोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। आप एक कोरोना पेशेंट को छू रहे हो, ठीक है, बट इन्होंने यहाँ पर अच्छा काम किया और इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर इनकी तारीफ़ की गई है। और राइट, तो ये समझिए आप। और इसके बाद कुछ खास चीज़ें नहीं हैं, बट आपको समझना है द एनिमी दिस टाइम इज़ कॉमन फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। तो हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें इस कॉमन एनिमी को ख़त्म करना चाहिए। द पेंडेमिक हैज़ इंटरेस्टिंगली रिकनेक्टेड एज वेल एज एलियनेटेड द वर्ल्ड इन ए स्ट्रेंज मैनर। पीपल जो कि स्टक रहते हैं कि हम एक दूसरे की टेरिटरी पर कब्जा कर लें, वो अब एक दूसरे से वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के थ्रू जुड़े हुए हैं। और ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारा एक एनिमी खड़ा हुआ है हमारे सामने। तो एक तरफ पूरी दुनिया यहाँ पर आ जाती है और दूसरी तरफ एक हमारा एनिमी यानी कोविड-19 आ जाता है। ओके, तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर आर्टिकल था और जल्द ही ये दुनिया सही होगी, यहाँ पर यही लिखा गया है और हम फिर से अच्छा कर पाएंगे। बट जो हमने यहाँ पर सीखा है कि एनवायरनमेंट का कितना फ़ायदा यहाँ पर है, उन सबको हमें अब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि हेल्थ ऐसे ही इम्प्रूव नहीं हो जाएगी, अगर कंडीशंस फिर से हम प्री कोविड-19 वाली ले आए तो फिर हालत ख़राब हो जानी है, फिर कुछ सुधरने वाला नहीं। तो इस चीज़ को कहते हुए बताया गया है कि एनवायरनमेंट हेल्थ से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। ऑलराइट, तो इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए इस आर्टिकल के। तो अब हम अपने नए आर्टिकल की तरफ आ जाते हैं जो कि सुनीता नारायण द्वारा लिखा हुआ है। ये डायरेक्टर जनरल हैं सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड साइंस की। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है कनेक्शंस फॉर सर्वाइवल। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि हेल्थ इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द एनवायरनमेंट। बात समझ में आई आपको? अभी मैं पूरा आर्टिकल यहाँ पर समझाने की सीधे कोशिश ही करता हूँ। ओके, ये देखिए, तो एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है द लैंसेट, 2017 में इन्होंने 15 स्टेट्स ऑफ इंडिया की डायबिटिक कंडीशंस के ऊपर रिसर्च की और इन्होंने यहाँ पर पाया कि 7% पीपल ऐसे हैं, 7% लोग ऐसे हैं जिनमें डायबिटिक की कंडीशंस हैं और 10 से 15% ऐसे हैं जिनके अंदर प्री डायबिटिक कंडीशंस अवेलेबल हैं। तो ये बहुत छोटा डाटा नहीं है एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए लाइक इंडिया, ये काफ़ी बड़ा डाटा है। 7% और 10 से 15% जो डाटा मैंने आपको यहाँ पर बताया, 7% लोगों में डायबिटिक कंडीशंस हैं, 10 से 15% लोगों में प्री डायबिटिक कंडीशन है और ये बिल्कुल भी हल्की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगी ऐसे राज्यों के अंदर जिनकी जीडीपी बहुत हाई है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड चंडीगढ़। ओके, और आपको देखने के लिए मिलेगा कि बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में कम है डायबिटिक जो कंडीशंस हैं, वो आपको कम मिलेंगी। साथ ही आपको मिलेगा कि दिल्ली और गोवा जो कि बहुत ही हाई इनकम लेवल स्टेट्स हैं, उनमें भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पर भी कंडीशंस ज़्यादा ख़राब हैं। तो कुल मिलाकर के पॉइंट निकलता है कि रूरल एरिया हैव लोअर डायबिटिक रेट्स देन अर्बन। तो ये पीटी का पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। तो रूरल एरिया के अंदर कम डायबिटिक के जो लोग हैं वो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ एक यहाँ पर आपकी आ जाती है। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी, बट द पुअर आर नाउ फॉलिंग इनटू द ट्रैप ऑफ बैड फूड ऑल्सो। बैड फूड कौन सा फूड होता है? बैड फूड वो होता है जिसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होता, जंक फूड इसको यहाँ पर कहा जाता है। ओके, तो इसके अंदर आपको मिलेगा कि वी आर गोइंग फ्रॉम लैक ऑफ फूड और माल न्यूट्रिशन टू द ओवर न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ बैड फूड। दिस इज़ द ट्रांजिशन डेट वी मस्ट अवॉइड। इस ट्रांजिशन को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जो ऐसा फूड है माल न्यूट्रिशन जिसमें न्यूट्रिशन नहीं होता, अब हम ओवर न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे हैं। ओबेसिटी या ओवर न्यूट्रिशन भी यहाँ पर अच्छा नहीं होता। ओके, तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर समझ करके चलना है। अब देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी चीज़ लिखी हुई है। द फैक्ट इज़ दैट इंडिया हैज़ वॉट कैन बी डिस्क्राइब एज अ डबल बर्डन ऑफ डिजीज़। मतलब पुअर्स के पास तो डिजीज़ हैं ही, उनके पास पुअर्स की डिजीज़ है माल न्यूट्रिशन,
टू कोलेरा, और यहाँ पर रिच के पास भी डिजीज़ हैं, कैंसर और डायबिटीज़ जैसी कंडीशंस आपको मिलेंगी। तो डबल बर्डन ऑफ डिजीज़ दिखेगा, पुअर्स के पास भी है और अमीरों यानी रिच के पास भी आपको ये मिलेगा। ओके ये जो मैंने अभी बीमारियां बताई इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है इन द सेंस ऑफ हेल्थ कम्युनिटी। ओके तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो डिजीज़ हैं ये किस तरीके से डेवलप हुई। तो ये डेवलप हुई कि हमने कुछ ही सालों में टॉक्सिक डेवलपमेंट जो किया है, जो टॉक्सिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ को हम गए हैं एनवायरनमेंट का ध्यान ना देते हुए, उसके कारण ये चीज़ें यहाँ पर सामने आई हैं। जैसे आप देखें तो टॉक्सिक डेवलपमेंट किस चीज़ को कहा जाता है कि हमने पहले अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया और बाद में हम इसको साफ़ कर रहे हैं। हमने पहले अपने फूड को इंडस्ट्रियलाइज़ किया, केमिकलाइज़ किया, और अब हम ऑर्गेनिक फूड की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। अब हम जिम एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं। ओके तो ये आपको दिखेगा कि किस तरीके से हमने टॉक्सिक डेवलपमेंट किया और अब हम उसको सुधारने की बात कर रहे हैं। ऑलराइट तो ये चीज़ आपको मिलेगी। अब देखिए दिस इज़ वेयर चेंज इज एसेंशियल, दिस इज़ वेयर वी नीड टू मेक क्रूशल लिंकेजेस। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, जो एनवायरमेंटल सिस्टम है, वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है और एनवायरनमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है हेल्थ, और हेल्थ के अंदर आपकी आ जाती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब एनवायरनमेंट का क्या यहाँ पर नुकसान हुआ, तो आप देखिए कि रिवर पूरी तरीके से पॉल्यूट हो चुके हैं, जिसके कारण बहुत सारी रिवर्स की डेथ हो चुकी है। साथ ही आपको मिलेगा कि इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट किलर ऑफ बेबीज़ इन द कंट्री। क्लीन एनर्जी प्रोवाइड लैक ऑफ क्लीन एनर्जी इन होम मेक्स वुमेन कुकिंग ऑन बायोमास फ्यूल सफरिंग फ्रॉम द किलर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी मिलेगा। हालांकि 99% पॉपुलेशन को हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं सिलेंडर्स स्कीम के तहत, बट लिखा हुआ है तो हम चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। इट इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा, और टॉक्सिक एयर यहाँ पर हो चुकी है जो कि ब्रिथ लेने में काफ़ी नुकसान करेगी। तो कुल मिलाकर के मिलेगा हेल्थ इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर लोगों की हेल्थ सही नहीं है तो आप समझ जाइए कि एनवायरनमेंट सही नहीं है। इसी को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का प्रोग्राम अपने अंदर डाला, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि नंबर में 17 हैं, 2030 तक पूरे करने हैं। उसके अंदर आपको मिलेगा कि हर एक गोल के अंदर हमने चिल्ड्रंस पर खास फोकस किया है। ओके तो कोई भी गोल उठा करके देख लीजिएगा, चिल्ड्रन पर फोकस आपको ज़रूर से मिलेगा, चाहे वो गोल नंबर 1 हंगर या फिर आपका क्वालिटी एजुकेशन ले लीजिए, ठीक है, और जेंडर इक्वलिटी ले लीजिए। हर चीज़ के अंदर आपको मिलेगा कि हमने चिल्ड्रन को एज अ सेंट्रिक रखा है और हमें इस प्लेनेट की हेल्थ को सुधारना है, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्रोग्रेस भी ज़रूरी है। ऑलराइट तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। ये देखिए आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग WHO हैज़ आइडेंटिफाइड 4 मेजर रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कौन से रिस्क हैं? एल्कोहल, टोबैको, पुअर डाइट इंटेक एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आपको यहाँ पर मिलेगी। ओके तो हमें ऐसे खाने को कम करना है अगेंस्ट फूड दैट आर हाई इन साल्ट, शुगर, फैट एंड लो इन न्यूट्रिशन। तो ऐसा फूड आपको नहीं खाना, आपको अच्छा न्यूट्रिशन का खाना यहाँ पर खाना है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। ओके तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये देखिए, वी ऑल्सो नो दैट इकोनॉमीज आर बुल्ट ऑन द यूज ऑफ टॉक्सिन्स, सो इट वर्क्स कन्वर्सली, द रिचर यू गेट द हायर ऑफ द हेल्थ बर्डन। कहने का मतलब ये है कि जितने रिच आप यहाँ पर हैं, आपकी बीमारी का खर्चा भी उतना ही ज़्यादा आने वाला है। हायर द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि इट इज़ ऑलवेज ईजियर एंड फॉर लेस एक्सपेंसिव टू डील विद द डिजीज़ ऑफ द पुअर। पुअर्स की डिजीज़ मैंने अभी आपको बताई, कोलेरा है, माल न्यूट्रिशन है, इनमें पैसे की कम खर्ची आती है। क्यों? क्योंकि वाटर को ही तो प्योरीफाई करना है, वाटर को प्योरीफाई कर दो यानी कि आपका जो खर्चा है वह बहुत ही कम आएगा। दूसरी तरफ मैंने आपको रिच की डिजीज़ भी बताई, लाइक द कैंसर में आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको बहुत ज़्यादा मनी वहाँ पर खर्च करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये पॉइंट याद रखना कि इट इज़ ईजियर एंड फॉर लेस एक्सपेंसिव टू डील विद द डिजीज ऑफ द पुअर्स। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसी को देखते हुए हमने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपना तैयार किया। ऑलराइट ये देखिए, सिमिलरली इट इज़ टाइम वी लिंक्ड क्लाइमेट चेंज द ग्रेटेस्ट लाइफ स्टाइल रिलेटेड कैटास्ट्रॉफी एंड हेल्थ विद नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो क्लाइमेट चेंज वगैरह के कारण भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। वी इन आवर सिटीज़ आर सर्टेनली बिगिनिंग टू सी हाउ वेक्टर बोर्न डिजीज आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेदर। मौसम में परिवर्तन के कारण वेक्टर बोर्न डिजीज़ भी यहाँ पर आ रही हैं। ओके तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। वी नो डेट द हीट एंड द कोल्ड स्ट्रेस भी आपको मिलेगा, जो कि ग्रोइंग मेकिंग द पुअर मोर वल्नरेबल, पुअर लोगों को बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल यहाँ पर बना देता है ये, और ये मिलेगा। बट इट इज़ नॉट जस्ट फॉर WHO टू मेक दिस कॉल, द फैक्ट इज़ दैट ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस मस्ट कन्फ्रंट दिस रियलिटी, द लिंक बिटवीन फॉल एनवायरनमेंट, आवर एयर, water pollution,
माउंट्स ऑफ गार्बेज एंड टॉक्सिन्स इन फूड, इन सब का सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा, वरना काम नहीं होगा। और कुल मिलाकर के आपको मैंने बताया कि हेल्थ इज़ ऑल्सो द ओनली रियल ट्रिगर फॉर द एनवायरमेंटल एक्शंस। अगर आपकी हेल्थ सही है तो समझ लीजिए एनवायरमेंट सही है, और हेल्थ ख़राब है तो आपका एनवायरमेंट दूषित है। ओके, तो इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना था। तो इस आर्टिकल से हमको इतना ही पढ़ना था, एंड ये सब आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। ओके, तो आगे चलते हैं। ओके, तो ये अब हमारा नया आर्टिकल आ जाता है, और नया आर्टिकल है आर वी ऑन ए क्लिफ। तो यस, वी आर ऑन ए क्लिफ, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, और अगर थोड़ा नुकसान और पहुंचाया तो हम नीचे गिर ही जाने वाले हैं। तो क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल की शुरुआत किस तरीके से की गई ये देखते हैं। तो कोविड-19 पैंडमिक तो आया ही, साथ ही हमें बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ देखने के लिए मिली। जैसे उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात कर सकते हैं, तो ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिले। तो ये साइन है, ये वार्निंग्स के साइन है। नेचर आपको वार्निंग दे रही है कि इतना ज़्यादा मत कर पाइए, क्योंकि आपको नेचर जो है, प्रकृति जो है, एक हद तक ही माफ़ करेगी। इस चीज़ को लिखा गया है। ऊपर से हम बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पर चल रहा है। उस पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पर देखें तो आपका 250 साल पहले 1750 में, याद करो, इंग्लैंड के अंदर हुआ था। ओके, उस समय हमने फोकस किया था कोल एंड स्टीम के ऊपर। ये चीज़ें देखिए, कोल एंड स्टीम के ऊपर फोकस किया था। दूसरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, हमने इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल के ऊपर फोकस किया। और तीसरा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो कंप्यूटर्स और एसेसरीज़ के ऊपर था। और अब हम चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर अब मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, रोबोटिक्स, एज कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटिंग रियलिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, साइबर सिक्योरिटी, बिग डाटा एनालिटिक्स, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, वर्टिकल फार्मिंग, बायोप्लास्टिक, ड्रोन, स्पेस टेक, 3D प्रिंटिंग, कार्बन नैनोट्यूब, और इन सब चीज़ों की हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम इन सब चीज़ों की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम बहुत ही तेज़ी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, टू माई माइंड द फ्यूचर ऑफ द पीस एंड हारमनी इन द 21st सेंचुरी इज़ लाइकली टू बी डायरेक्टली लिंक्ड टू द इशूज़ कंसर्निंग की 5 रियलिटीज़ ऑफ द लाइफ टूडे। कहने का मतलब यह है कि हम इतनी तेज़ी से जो ये तरक्की कर रहे हैं, इसके बीच में हमारी पीस और हारमनी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। इस पीस और हारमनी को ख़त्म करने के पीछे के कुछ कारण भी और आपको दिए गए हैं, जैसे लगातार ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इस चीज़ को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मतलब ये चीज़ें हो रही हैं, लोग इनको स्वीकार नहीं करते। न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जो कि किसी न किसी तरीके से आर्म रेस को बढ़ावा दे रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स और नेशनलिज्म के नाम पर एक्सट्रीम नेशनलिज्म, जिसको जिंगोइज्म कहा जाता है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म यहाँ पर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। साथ ही पॉवर्टी एंड इक्वलिटी की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेंगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको बताया जा रहा है कि ये इश्यूज़ हैं जो कि आपके डायरेक्टली लिंक करते हैं पीस और हारमनी से। इनको अगर सॉर्ट आउट नहीं किया तो दिक्कत आ जानी है। ओके, उसके बाद आपको मिलेगा कि वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, लाइक प्रोलिफरेशन ऑफ फैक्ट्रीज लगातार तेज़ी से बढ़ रही हैं। फॉरेस्ट लैंड जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रक्ट होती जा रही है। दूसरा आपको मिलेगा, रिवर्स पूरी तरीके से ब्लॉक होती चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि लगातार डैम्स बनते चले जा रहे हैं। पावर स्टेशन एंड द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स एंड माइग्रेशन ऑफ पीपल, ये सब आपको सीरियस डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलेगा, जो कि इकोसिस्टम में पर्याप्त डिस्टर्बेंस डाल रहे हैं, जिससे कि एक त्रासदी आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। फिर आपका क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, तो मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर ये तो बैकएंड में चल ही रहा है। ओके, तो आपको मिलेगा कि टुडे बोथ नेचर एंड वर्ल्ड पीस आर अंडर थ्रेट। तो दोनों तरह की पीस यहाँ पर थ्रेट में दिखेंगी आपको। ऑल दीज डेवलपमेंट कपल्ड विद द जियोपॉलिटिक्स दैट हैव पुट ह्यूमैनिटी ऑन अ क्लिफ एंड वी डू नॉट नो हाउ टू रिट्रीव द प्रेजेंट डेंजर सिचुएशन अवे फ्रॉम इट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वे। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम्स ऊपर मैंने गिनाई, इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। तो 3 चीज़ें आ जाती हैं, नेचर, साइंस एंड विजडम। तो जब आप गॉड वर्सेस साइंस की बात करते हो तो दोनों को इंक्लूड करो, ठीक है। तो नेचर इज इक्वल्स टू गॉड, ओके, और साइंस यहाँ पर आपका आ गया। तो कैसे यहाँ पर सोल्व करने की बात की जाएगी। हमने नेचर को बहुत ही नुकसान पहुँचाया है, तो देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि टुडे दे आर एन ए क्रेडिबल थ्रेट। तो थ्रेट मैंने आपको बताया कि नेचर से रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज जैसे थ्रेट आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, और डैमेज टू द लाइफ आपको कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, क्लाइमेट चेंज आएगा तो लाइफ को डैमेज तो होगा, साथ ही आपको बिलियंस ऑफ पीपल के हैबिटेट पर भी असर देखने के लिए मिलेगा। इकोलॉजी चेंज होगी, क्लाइमेट चेंज हाल्ट कर देगा आपका हर एक कंडीशन को। आपकी जो थिंकिंग है और आपका जो बिहेवियर है वो सब चेंज यहाँ पर हो जाने वाला है। तो इस चीज़ को यहाँ पर बताने के लिए आप देखिए, अभी रिसेंटली 5 ऐसे इवेंट हुए हैं जो आपको दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है रिसेंट टाइम्स के अंदर आपको नेचर के बारे में सोचने की। जैसा ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुशफायर्स 2019 के अंदर हुई, सार्स
जो कि सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2002-2003 में आपका कोविड-19 का वेरिएंट आया था। उसके बाद अगर आप देखें तो कोरोना वायरस पेंडेमिक 2020 वाला, फिर आपका देखें तो फॉरेस्ट फायर इन कैलिफोर्निया अलोंग विद द कोविड-19 पेंडेमिक इन 2020 आपको मिलेगा, और साथ ही एक रह गया एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज़ भी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं और ये आपको दिखाती हैं कि देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बुशफायर में डिस्ट्रक्शन कितना हुआ, तो लैंड वहाँ पर लगभग 6.3 मिलियन हेक्टेयर की लैंड तबाह हो गई। उससे पहले अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जिनको लंग्स ऑफ द हार्ट कहा जाता है, उसके अंदर भी ये चीज़ें देखने के लिए मिली। तो ये बहुत ही डिवास्टेटिंग सिचुएशंस आपको देखने के लिए मिलेंगी। हम यहाँ पर स्पीसीज़ को लॉस्ट करते चले जा रहे हैं लगातार। 3 बर्ड स्पीसीज़, 2 फ्रॉग्स, अ शार्क, अ फेमस स्नेल एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश इन सब के अंदर है, जो कि 2019 के अंदर ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये चीज़ आपको बताने की कोशिश की जा रही है। हांगकांग के अंदर आपको मिलेगा कि आउटब्रेक हुआ था सार्स का 2002-2003 के अंदर। तो 3 कंडीशंस आपको गिनाई, और उसके बाद देखिए चौथी कंडीशन यहाँ पर है कि कोविड-19, जिसके कारण पूरी तरीके से ग्लोबल स्लोडाउन यहाँ पर आ गया। ट्रेड और ट्रैवल दोनों यहाँ पर रुक गए, और साथ ही लाइवलीहुड भी इम्पैक्ट हुआ इन द लोअर एंड मिडिल क्लास, सबको परेशानियाँ यहाँ पर हुई। और पांचवी चीज़ आपको मिलेगी 2020 में कैलिफोर्निया की वाइल्ड फायर आपको मिलेंगी, जिसके अंदर 100 मिलियन एकड़ की लैंड यहाँ पर पूरी तरीके से जल गई। ओके, उसके बाद आप देखें तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पर क्रिटिसिज्म भी यहाँ पर फेस किया, और यहाँ पर बताया भी गया है कि किस तरीके से ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट से यहाँ पर छोड़ दिया। उन्होंने 2017 में ही कह दिया था कि पेरिस एग्रीमेंट से हम यहाँ पर आउट हो रहे हैं, इनफॉर्मली कहा था। और फॉर्मली अगर हम यहाँ पर देखें तो 2020 नवंबर में उन्होंने यहाँ पर फॉर्मली भी रिज़ाइन कर दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही आपका नए चुनाव हुए, और प्रेसिडेंट जो बिडेन जी यहाँ पर चुन करके आए। उन्होंने कहा कि हम रिस्टोर करेंगे पेरिस एग्रीमेंट को, और $2 ट्रिलियन भी स्पेंड करने की बात की है, कि किसी भी तरीके से ऑयल, गैस और कोल में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, उनको फेज़ आउट करेंगे और हम रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, फिर बात करते हैं साइंस की। साइंस की बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो साइंस लगातार तरक्की करता जा रहा है। बस यहाँ पर मुझे एक टर्म बतानी है, कुछ खास लिखा हुआ नहीं है, ये वाली टर्म मुझे यहाँ पर आपसे डिस्कस करनी थी। टेक्नोलॉजी बीइंग वैल्यू न्यूट्रल, इसका क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी बीइंग वैल्यू न्यूट्रल का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी पॉलिटिकली भी न्यूट्रल होती है और टेक्नोलॉजी मोरली भी न्यूट्रल होती है। टेक्नोलॉजी ना तो गुड होती है ना ही बैड होती है। टेक्नोलॉजी की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, गौर से सुनिएगा, टेक्नोलॉजी की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। टेक्नोलॉजी हैज़ इटसेल्फ नो वैल्यू। इसका यूज़र डिफ़ाइन करता है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। बात समझ में आई मेरी? तो ये यहाँ पर कहने की बात हो रही है कि जब आप साइंस का यूज़ करते हो तो साइंस का यूज़ 2 तरीके से किया जा सकता है, एक बैड तरीके से, एक गुड तरीके से। आप एक नाइफ़ का एग्जाम्पल ले सकते हो कि उसको आप सेब को छीलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर उसको मर्डर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो जो टेक्नोलॉजी है उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उसका यूज़र डिफ़ाइन करेगा कि आप टेक्नोलॉजी को किस तरीके से वैल्यू देते हो। तो ये चीज़ आपको मुझे यहाँ पर समझानी थी। और ये अगर हम देखें तो मोस्टली डाउनवर्ड जर्नी की तरफ जा रहा है, यानी बेड यूज़ यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो यूज़र इसकी जो वैल्यू है वो बेड तरीके से ज़्यादा डिफाइन करते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझानी थी। साइंस का मतलब ये हो गया। विजडम की अगर हम बात करें तो विजडम का मतलब होता है द एबिलिटी टू यूज़ वंस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू मेक गुड डिसीजंस एंड द जजमेंट। तो पहले हमारे साथ जो कुछ हो चुका है, जो कुछ हमने सीखा पिछले 20-30 सालों में, 1992 से देखिए कितनी ज़्यादा जो नेचुरल कैलेमिटीज़ यहाँ पर बढ़ चुकी हैं, उनका अप्लाई करना विजडम है। ये विजडम इस समय बिल्कुल भी नहीं चल रही, क्योंकि हम प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। ओके, तो हम किस तरीके से आने वाले चैलेंजेस को फेस करें, बैलेंस करें कन्फ्लिक्ट्स को जो कि डेवलपमेंट के बीच में आते हैं। मतलब डेवलपमेंट करना है तो इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट्स तो हर्ट होंगे, एनवायरमेंटल कन्फ्लिक्ट्स तो यहाँ पर हर्ट होंगे, तो उनको किस तरीके से बैलेंस किया जाए, किस तरीके से साइंटिफिक इन्वेंशंस का प्रॉपर यूज़ किया जाए, ये सब करना विजडम कहलाता है। तो विजडम का यूज़ आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, इस चीज़ को बताने की बात की जा रही है। ओके, तो अगर हमें इस चीज़ को सिद्ध करना है, द अर्थ इज़ अवर मदर एंड वी आर इट्स सन, तो ऋग्वेद की ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपको कहावत मिलेगी। तो अगर हमें इस चीज़ को सिद्ध करना है तो हमें अपना तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, विजडम को, नेचर को और साइंस को, तीनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। ओके, और इन्हीं चीज़ों को साथ लेकर के चलते हुए 12 दिसंबर 2015 पेरिस सिटी के अंदर पेरिस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई। पेरिस जो आपका अकॉर्ड यहाँ पर किया गया 195, बहुत ही ह्यूज मात्रा आपको यहाँ पर मिलेगी। कंट्रीज़ बहुत सारी यहाँ पर जुड़ी और सभी ने मिलकर के डिसीजन लिया कि हम जो है प्री इंडस्ट्रियल लेवल का 2 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे ज़्यादा तापमान को नहीं बढ़ने देंगे, और हो सकेगा तो हम इस तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो ये पेरिस क्लाइमेट जो मीटिंग है उसका आपको लक्ष्य यहाँ पर नज़र आएगा। ओके,
तो अमेरिका के बारे में मैंने आपको बता दिया, ट्रंप थे, ट्रंप ने यहाँ पर उसको छोड़ दिया, लेकिन जो बिडेन जी पावर में आए और उन्होंने कहा कि 19 फरवरी 2021 से यूएस ऑफिशियली रीजॉइंट कर चुका है पेरिस एग्रीमेंट को। ओके, तो उन्होंने फेज़ आउट करने की बात की ऑयल वगैरह को और कहा कि अब इन चीज़ों का यूज़ नहीं होगा। पाथ फॉरवर्ड के अंदर आपको क्या देखना है? कुछ नहीं देखना है, वही चीज़ें जो यहाँ पर पढ़ी कि पोस्ट कोविड हमने यहाँ पर आपको कोविड-19 के कारण काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला। हमें देखने के लिए मिला किस तरीके से हम साइंस का बेहतर यूज़ कर सकते हैं। रिलीजियस, एथनिक, इकोनॉमिक, कल्चरल, हर तरह के डिवाइड कोविड-19 ने हमें यहाँ पर दिखाए। ओके, तो महात्मा गांधी की ये कोट भी यहाँ पर आ जाती है, अर्थ प्रोवाइड एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट फॉर एवरी मैंस ग्रीड। तो ये आप लिख करके इस आर्टिकल को ख़त्म कर सकते हो। और साथ ही डिस्कस करें तो कुछ खास इस तरीके का था नहीं जो कि आपको याद रखना पड़े। ओके, तो कोविड-19 के कारण इकोलॉजी का बहुत डैमेज हुआ, ठीक है, और यही सब चीज़ें हैं, मतलब कुछ खास लिखा हुआ नहीं है जो कि आपको ना पता हो। ऑलराइट, तो इतना याद रखिए और एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपको यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल है पॉलिसी एंड प्रैक्टिस हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल का मतलब क्या है? तो कुछ भी नहीं है, वही है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखिए कि हेल्थ फॉर ऑल का जो कंसेप्ट है वो उभर करके आया आपका यहाँ से। तो 3-4 चीज़ें हैं जो आपका हेल्थ फॉर ऑल की तरफ पूरा ध्यान देती हैं। पहला, यूनाइटेड नेशंस का अगर आप देखें, यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक डिक्लेरेशन आपकी साइन हुई, अल्मा अटा डिक्लेरेशन। अल्मा अटा डिक्लेरेशन यहाँ पर प्रमोट करती है इक्विटी एंड हैज़ ड्राइवन बाय द कम्युनिटी नीड्स। इन्होंने यहाँ पर कहा कि हम पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने के ऊपर फोकस करेंगे। तो याद रखिए, अल्मा एटा डिक्लेरेशन जो बात करती है वो बात करती है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ को, और इसके अंदर कोर कंसेप्ट उभर के आता है हेल्थ फॉर ऑल। तो ये मीटिंग यहाँ पर कजाकिस्तान के अंदर हुई थी, ये डिफाइन करती है कि हेल्थ फॉर ऑल प्रोवाइड कराना है। साथ ही WHO भी इसी बात को कहता है कि सभी लोगों को हेल्थ, वेलबींग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेडिकल केयर, राइट टू सिक्योरिटी इन केस ऑफ सिकनेस एंड स्पेशल केयर, असिस्टेंस टू द मदर्स एंड चिल्ड्रंस प्रोवाइड होनी चाहिए। कुल मिलाकर के हेल्थ फॉर ऑल WHO भी कहता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, उसका आर्टिकल नंबर 3 भी इसी बात को कहता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, मैं आपको बताता हूँ, दैट एवरीवन हैज़ द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। तो ये बात ये भी कहता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस चीज़ को डिफाइन किया है कि राइट टू लाइफ के अंदर आता है राइट टू फूड एंड हेल्थ। तो ये जो चारों चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं, ये चारों एक ही दिशा में जा रही हैं, हेल्थ फॉर ऑल की दिशा में। तो अल्मा अटा डिक्लेरेशन 1978 के अंदर हुई थी, और आपका ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और WHO के साथ में मिलकर के आपका ये सब काम चल रहा है। तीनों का मकसद एक ही है, इंडिया में भी अपना एक मकसद क्रिएट होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता लगेगी। याद रखना, PT का क्वेश्चन है कि अल्मा अटा डिक्लेरेशन, जो कि अब अलमाटी के नाम से जाना जाता है, अलमाटी शहर कजाकिस्तान के अंदर, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर। ओके, और ये नीड को एकदम अर्जेंट नीड यहाँ पर क्रिएट करती है कि सभी कंट्रीज़, गवर्नमेंट हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, ये सभी वर्ल्ड कम्युनिटी आकर के साथ में आएँ, और अर्जेंट एक्शन की नीड है। प्रोटेक्ट करें वर्ल्ड को, प्रमोट करें हेल्थ फॉर ऑल टू द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बताने की मैंने यहाँ पर आपको कोशिश की, ये लिखा हुआ यहाँ पर था। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बाद हेल्थ की तरफ इम्पैक्ट पड़ा। तो इन्होंने इस आर्टिकल को उल्टा लिखा है, ये अब से लेकर के पीछे की तरफ गए हैं। मैं आपको पीछे से लेकर के अब की तरफ समझाने की कोशिश करता हूँ। हुआ क्या, 1980s की बात हम यहाँ पर करें तो 1980s में आपको देखने के लिए मिलेगा कि 37 नेशंस ऐसे थे, इन द पुअरेस्ट 37 नेशंस पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हो गई। ठीक, इसके इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये यहाँ पर 7 इम्पैक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो क्या क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिले? पहला, स्टेट्स ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, वो हेल्थ सेक्टर के अंदर रखा ही नहीं। मैक्सिमम जो है आपका यहाँ पर आपको मिलेगा एजुकेशन सेक्टर के अंदर रखा गया या फिर और सेक्टर के अंदर, तो हेल्थ सेक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा, आपको मिलेगा कि डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने के लिए मिली, मेडिकल स्टाफ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने के लिए मिली। तीसरा, आपको मिलेगा मेडिकल इक्विपमेंट, ड्रग्स एंड पैथोलॉजिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिली। चौथा जो इम्पैक्ट यहाँ पर दिखा 1980s के बाद, प्राइवेट डॉक्टर्स आपकी मदद नहीं करना चाहते थे इन द फील्ड ऑफ पब्लिक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा फीस यहाँ पर वसूलते थे, और साथ ही मिलेगा कि
वो अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। तो जो गवर्नमेंट स्टाफ था, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स थे, वो भी प्राइवेट क्लिनिक चलाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। ये सब प्रॉब्लम्स हमें वहाँ पर नजर आई। ड्यू टू द रिट्रीट ऑफ द स्टेट्स इन प्रोवाइडिंग द सब्सिडाइज्ड फूड, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, देयर वाज अ राइज इन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लीडिंग टू द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ मॉर्बिडिटी एंड फाइनली डेथ। तो स्टेट्स ने यहाँ पर फूड भी प्रोवाइड नहीं किया था, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ कुछ थी नहीं, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली। फ्री मार्केट का कंसेप्ट वहाँ पर अपनाया गया और आपको मिलेगा कि जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही तेज़ी से ऊपर चले गए और क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर में कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर आई 1980s के बाद से आई। उसके बाद अगर आप देखें तो आपको मिलेगा कि 1993 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट लाया, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993 में, और उसने यहाँ पर आपको बताया कि हेड रैंक्ड कॉमन हेल्थ केयर इंटरवेंशंस अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। उन्होंने यहाँ पर बताया कि हमें हर एक डिजीज़ के लिए मिनिमम हेल्थ पैकेज देना पड़ेगा, हमें हर एक डिजीज़ के लिए मिनिमम हेल्थ पैकेज देना पड़ेगा टू द लो इनकम कंट्रीज़। और ये भी कहा कि डिजीज़ बर्डन के हिसाब से 1/3 ऑफ द एस्टिमेटेड डिजीज़ बर्डन हमें वहाँ पर अवॉइड करना पड़ेगा और 1/5 इन द केस ऑफ मिडिल इनकम कंट्रीज़। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी वहाँ पर इस तरीके से चली। उसके बाद अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशन यहाँ पर रिजोल्यूशन भी लेकर के आया 2012 में कि ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट हमें यहाँ पर करना है, और पोस्ट 2015 एजेंडा भी उसने यहाँ पर लॉन्च किया। WHO की भी बात करें तो हेल्थ फॉर ऑल यानी यूनिवर्सल सिस्टम क्रिएट करने का उसने 2005-2011 में वीड़ा उठाया था। ओके, तो ये सब काम इस तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं। एक जनरल ओवरव्यू काफ़ी है। ये जो सारणी यहाँ पर दी गई है, टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दिखाया गया है कि कौन सी कंट्री पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है अपनी जीडीपी का। तो यूएसए अपनी जीडीपी का 16.9% खर्च करता है, याद रखिए सबसे ज़्यादा खर्च करता है। इंडिया कहाँ पर आ रहा है, तो इंडिया आपका यहाँ पर आ रहा है, ये सिर्फ 1.26% खर्च करता है। ये बहुत ही कम है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की कहती है कि 2.5% खर्च करना है, उतना भी हम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। ये देखिए अब नया क्या सिस्टम है, नया सिस्टम आपको मिलेगा नए ज़माने में 2019-20 की बात करें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का आपको इशू देखने के लिए मिलेगा। मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है, वैल्यू फॉर मनी हेल्थ इंश्योरेंस भी अवेलेबल हो चुका है, और ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। कुछ अल्टरनेटिव हेल्थ सिस्टम अपनाए गए लाइक इन क्यूबा, चाइना, कोस्टारिका। तो क्यूबा यहाँ पर बहुत ही अच्छा कर रहा है पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आपको देखने के लिए मिलेगा। 2002 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड की गई थाईलैंड के अंदर, और इसके जो 77% हॉस्पिटल्स हैं, 77% हॉस्पिटल्स हैं वो पब्लिक सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलेंगे। तो क्यूबा का एग्जाम्पल दिया गया था, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए थाईलैंड अपनी GDP का कितना % खर्च करता है। ओके, 2001 में 1.7% करता था, अब 2008 में 2.7% खर्च करता है। आप देखें तो मलेशिया के अंदर मतलब डॉक्टर का पॉपुलेशन भी ज़्यादा खास नहीं है, आपको मिलेगा कि इंडिया के अंदर ठीक है, इंडिया के अंदर डॉक्टर का पॉपुलेशन भी खास नहीं है। तो इंडिया में 10,000 पॉपुलेशन पर 7 डॉक्टर हैं। सिंगापुर में आपको मिलेगा कि 18 डॉक्टर हैं इसी पॉपुलेशन के ऊपर। ओके, वियतनाम में 12 मिलेंगे, फिलीपींस के अंदर 11 मिलेंगे, मलेशिया के अंदर 9 मिलेंगे, इंडिया में सबसे कम आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। दूसरा मैं बात करूँ, मैंने आपको बताया कि इंडिया की अपनी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है, उन्होंने कहा है कि हेल्थ के ऊपर GDP का 2.5% यहाँ पर हम खर्च करने वाले हैं। ओके, तो इस चीज़ को देखते हुए आपको बहुत तेज़ी से अपना जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम था वो इम्प्रूव करना था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हमारा जो खर्चा है वो आपको इतना ही मिलेगा, 1.26% ऑफ GDP हम यहाँ पर खर्च कर रहे हैं। इसको बढ़ा करके 2.5% करना है 2025 तक, जिसमें से कि 70% आपका पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जाना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर जाना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आएगी। उसके बाद डॉक्टर का रेशियो दिखाया है कि आप देखें तो WHO ने कहा है कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर यहाँ पर होना चाहिए, और इंडिया के अंदर आपको मिलेगा कि 1400 लोगों पर एक डॉक्टर है। रूरल इंडिया के अंदर तो सिचुएशन और ख़राब है, 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर आपको अवेलेबल होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगी। ओके, तो और भी चीज़ें बताई गई हैं, और इन्होंने ये बताया कि अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरे करने हैं, आपको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पूरा करना है, तो 10,000 डॉक्टर पर 44 हेल्थ वर्कर्स होने चाहिए। अब 44 छोड़िए, हमारे पास 7 हैं, ठीक है, तो ये कितनी तेज़ी से बढ़ाने पड़ेंगे आप खुद ही समझ जाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि आशा वर्कर्स को बढ़ाना पड़ेगा, फार्मासिस्ट हैं, नर्सिज़ हैं, इन सब का इंपॉर्टेंस हमें यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, इन सब का पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। ऑलराइट,
ये देखिए 2015 की बात करें WHO के हिसाब से अंडर न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन इज़ अ मेजर कॉज ऑफ डेथ इन 45% ऑफ द ऑल डेथ्स, जो कि 5 साल से कम बच्चों में हुई। 45% केस जो थे वो मॉल न्यूट्रिशन की वजह से आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आगे बहुत ही ज़्यादा डाटा दिया गया है, तो आपको अगर हज़म हो जाता है तो ठीक है, वरना डाटा अच्छा है, ठीक है। डाटा आपको थोड़ा सा देख करके चलना है, इग्नोर नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ, इन इंडिया अबाउट 47% चिल्ड्रंस आर अंडर वेट। तो ये डाटा है, लगभग आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर अंडर वेट हैं। और आगे मिलेगा आपको कि अगर हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो 82 करोड़ पीपल जो हैं आपके 82 करोड़ पीपल आपके सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम द क्रोनिक माल न्यूट्रिशन एंड 200 करोड़ पीपल आपके फूड इनसिक्योरिटी की कंडीशन में आपको मिलेंगे। इंडिया की रैंक अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर देखें 2019 की, तो 117 कंट्रीज़ में 102 रैंक यहाँ पर हमारी पड़ती है। ओके, सिर्फ 4 कंट्रीज़ ही ऐसी थी जो अलार्मिंग हंगर कैटेगरी में थी, उनमें से आपको इंडिया नहीं मिलेगा। इंडिया सीरियस हंगर कैटेगरी के अंदर आपको मिलेगा। ओके, उसके अलावा एक ही कंट्री थी जो आपका मिलेगा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री, जो कि एक्सट्रीम अलार्मिंग कैटेगरी के अंदर थी। इंडिया की रैंक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर बताई गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 पिलर पर आधारित होती है, अगर आपको पता हो। उन 4 में से आपको मिलेगा कि देखिए ये आपको इस तरीके से मिलेगा कि इंडिया का जो स्कोर है आपको 27.2 मिलेगा, और इंडिया की 14% पॉपुलेशन अंडर नरिश है। इंडिया की 17% पॉपुलेशन आपकी वॉस्टेड है। इंडिया की 34% पॉपुलेशन आपकी स्टंटेड है। ओके, तो ये हाइट के हिसाब से वेट का कम रहना, वेट के हिसाब से हाइट का कम रहना, इस तरीके की चीज़ें आपको मिलेगा। ये एज के हिसाब से आपका हाइट का कम होना। ओके, तो ये चीज़ आपको मिलेगी कि हमारी जो पोजीशन है वो कुछ ज़्यादा सही नहीं है। वास्टेड चिल्ड्रंस की परसेंटेज में हम फिर भी सही हैं, लेकिन स्टंटेड चिल्ड्रंस की कंडीशन में हमारी हालत अभी भी ख़राब है। तो आप याद रखिए कि पिछले 20 सालों के अंदर 2020 से 2020 के 2000 से 2020 के अंदर हमने जो आपकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें इम्प्रूवमेंट भी किया है। हमारी ओवरऑल जो पोजीशन थी वो 38 थी। 38 का मतलब स्कोर 38 है, ना कि रैंकिंग। ओके, इसको इम्प्रूव किया है हमने 11.7 परसेंटेज पॉइंट से। ओके, तो ये सब पॉइंट्स थे जो याद हों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एसडीजी की। तो सन 2000 की बात है, हमने यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स निकाले थे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के तहत हमने कहा था कि 2015 तक हम कुछ टारगेट्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, बट वो टारगेट्स पूरे नहीं हो सके, कुछ हो सके कुछ नहीं हुए। ओके, फिर हम यहाँ पर आए आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के सामने, जो कि 2016 से लागू होने शुरू हुए। 17 गोल हैं, 2030 तक हमें यहाँ पर पूरे करने हैं। ट्रांसफॉर्म करना है अवर वर्ल्ड को 2030 तक, एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सबसे पहले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है ये निकल करके आया था ब्रूटलैंड कमीशन की रिपोर्ट के अंदर, जो कि हुई थी 1987 के अंदर। तो ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इन्होंने यहाँ पर कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड को पूरा कर दे विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। तो आने वाली पीढ़ी की जो नीड है वो ख़त्म ना हो, आने वाली पीढ़ी की जो नीड है वो ख़त्म ना हो, आप अपनी जो इस समय की नीड है उनको पूरा भी कर सको। ओके, तो 6 साल गुजर चुके हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को चलते हुए, और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इस ट्रैक पर नहीं दिख रही हैं। कुछ ही कंट्रीज़ हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकती हैं। इंडिया की रैंकिंग कुछ में अच्छी है। मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया जो इंडेक्स रिलीज़ नीति आयोग के द्वारा की जाती है उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, उसको देख लीजिएगा। ओके, तो एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ भी बताया गया है कि कौन कौन से प्रायोरिटी एरियाज़ हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान हमारा यहाँ पर चल रहा है। दूसरा, बैलेंसरी डाइट, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तीसरा, आपको टंबाकू, अल्कोहल और सब्सटेंस एब्यूज़ नहीं करना है, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा, आपको बताया यात्री सुरक्षा, यानी रोड एक्सीडेंट, रेल के थ्रू मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। उसके बाद निर्भया नारी एक्शन अगेंस्ट जेंडर वायलेंस लेना है। स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। सेफ्टी एट द वर्क प्लेस हमको एश्योर करनी है। साथ ही हमें इंडोर और आउटडोर एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना है। तभी जाकर के हेल्थ इंप्रूव होगी और तभी जाकर के एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा। ऑलराइट, तो ये सब काम हमें यहाँ पर करने हैं। अब इसके बाद हमें पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। देयर आर 7 शिफ्ट इन ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। क्या क्या चेंज करने की बात यहाँ पर की जा रही है, तो उनको एक लाइन में हम देखने की कोशिश करते हैं।
प्राइमरी केयर ओपन सेलेक्टिव केयर टू एश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव केयर विद लिंकेजेस टू द रेफरल हॉस्पिटल। तो प्राइमरी जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, साथ ही सेकेंडरी और टर्शरी केयर को भी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। उसमें इनपुट्स को हमें यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट्स हमें यहाँ पर प्राप्त हो सकें। तीसरा पॉइंट देखें तो पब्लिक हॉस्पिटल्स फ्रॉम यूज़र फी एंड कॉस्ट रिकवरी टू एश्योर्ड फ्री ड्रग हमें वहाँ पर अवेलेबल करानी है। डायग्नोसिस फ्री होना चाहिए, इमरजेंसी सर्विसेज भी हर किसी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लगा होना चाहिए एंड आपको मिलेगा अर्बन हेल्थ को भी इम्प्रूव करना है। अर्बन हेल्थ from token interventions to on scale assured interventions to organize primary healthcare delivery and referral support to the urban poor। तो अर्बन एरिया के अंदर जो पुअर हैं उनको भी हमें सपोर्ट करना है थ्रू द अर्बन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद आपको नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जो कि चले हुए हैं उनको फुल्ली इम्प्लीमेंट करना है, इफेक्टिवनेस के साथ इम्प्लीमेंट करना है। तो किस तरीके के प्रोग्राम्स की बात हो रही है, जैसे आयुष्मान योजना की बात हो रही है जिसके अंदर 5 लाख का कवरेज आपको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो ये मिलेगा। फिर आप जो आयुष है, आयुष सर्विसेज फ्रॉम स्टैंड अलोन टू 3 डायमेंशनल मेन स्ट्रीमिंग, यानी आयुष जो सर्विसेज हैं उनका भी इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद मिलेगा देयर इज़ ए जेंडर डिस्पैरिटी एंड अ मेल बायस इन द हेल्थ केयर ग्लोबली। क्यों? क्योंकि आप देखें एम्स दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर 2016 में 23 लाख पेशेंट भर्ती हुए जिनमें से सिर्फ 37 ही वुमेन थी। तो बाकी की जो 13% थी वो भर्ती ही नहीं हुई। हालांकि मेन से ज़्यादा इलनेस देखने के लिए मिली वुमेन्स के अंदर, तो वो होनी चाहिए थी बट वो नहीं हुई। मेल बायस ये दिखाता है। तो मेल बायस आपको मिलेगा इन द फॉर्म मेल बायस इज़ फर्दर एक्सरबेटेड बाय पॉवर्टी, लोकेशन एंड अदर सोशल फैक्टर्स। तो इन सब के कारण भी मेल बायस आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब पुरुषों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने के अंदर, या फिर पुरुष महिलाओं को हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं करा पाते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो जेंडर बायस का इशू भी यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ओके, उसके बाद देखें तो ये हेल्थ फॉर ऑल ही यहाँ पर है, और हेल्थ फॉर ऑल के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा जो मेन मकसद है वो हाइजीन के ऊपर है, जिसको हम कहते हैं टोटल सैनिटेशन। और जब आप सैनिटेशन की बात करते हैं तब आप बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की, जिसका फ़ेज़ 1 2 अक्टूबर 2019 को पूरा हो चुका है। हमने लगभग इंडिया की 700 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को ODF फ्री कर दिया है। अब हम ODF प्लस स्टेटस की तरफ जा रहे हैं। ओके, दूसरा हम बात करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र ख़त्म कर देने चाहिए, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम से कम होना चाहिए, एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए। ओके, इन सब को देखते हुए हमने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर स्वच्छता ग्राहीस को भी वॉलंटरी जो लोग हैं उनको यहाँ पर अपॉइंट किया है। 6 लाख वॉलंटीर्स जो कि घर घर जा करके इंपॉर्टेंस बताएंगे कि स्वच्छता का क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसको लॉन्च किया गया है। यूपी की गवर्नमेंट ने टॉयलेट्स का नाम भी इज्जत घर रखा गया है। ठीक है, तो ये अवेयरनेस करने के लिए इस चीज़ को रखा गया है। वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा क्योंकि 80% जो डिजीज़ होती हैं वो वाटर बॉर्न होती हैं। सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना होगा, उसके के लिए हमारा जल जीवन मिशन यहाँ पर चला हुआ है। तो लिखने के लिए कंक्लूजन में आपके पास बहुत कुछ है। उसके बाद आपको मिलेगा कि नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2016 के हिसाब से देखें तो इंडिया के अंदर 13.7% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर आपको मेंटल इलनेस देखने के लिए मिलेगी, तो उसको भी सॉर्ट आउट करना है। ओनली 49 हैव द मेंटल फैसिलिटी, बाकी किसी को फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो ये डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मगअप होने वाला है। ओके, तो ये सब मत याद रखना। बस इतना आपको इस आर्टिकल के अंदर से देखना था और कुछ भी इस आर्टिकल के अंदर नहीं देखना था। अगले आर्टिकल की तरफ हम मूव करेंगे। ऑलराइट, तो अब हम आ जाते हैं अपने नए आर्टिकल के ऊपर जिसका नाम है द पेंडेमिक एंड ग्लोबल सिनर्जी। कहने का मतलब यह है वैक्सीन डिप्लोमेसी के ऊपर यह आर्टिकल दिया हुआ है। पहले पेज पर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। ओके, तो जब भी आपसे वैक्सीन डिप्लोमेसी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको वैक्सीन डिप्लोमेसी की परिभाषा याद होनी चाहिए, एक वेल एस्टेब्लिश्ड डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से। वैक्सीन डिप्लोमेसी इज द यूज ऑफ वैक्सीन्स टू इम्प्रूव अ कंट्रीज डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कंट्रीज। बात समझ में आई? वैक्सीन्स का यूज़ करके दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने रिश्तों को सुधारना, दूसरी कंट्रीज़ को अपने इन्फ्लुएंस में लाना, ये होता है वैक्सीन डिप्लोमेसी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर यूज़ करोगे। ओके, और वैक्सीन डिप्लोमेसी कोई नया टर्म नहीं है कि यहाँ पर कोविड-19 है तो ही आया है। इससे पहले भी अगर आप देखें
तो आपने एडवर्ड जेनर का नाम सुना होगा, उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। उस समय भी ये टर्म न्यूज़ में थी और कंट्रीज़ के बीच में कंट्रीज़ के बीच में सिनर्जी देखने के लिए मिली थी। ओके, तो वैक्सीन डिप्लोमेसी जो टर्म है ये वहाँ से भी निकल करके आती है। और साथ ही आप देखें तो अल्बर्ट सेबिन का नाम सुना होगा, जिन्होंने पोलियो की वैक्सीन बनाई थी। उन्होंने भी मतलब उस डेवलपमेंट के बाद भी वैक्सीन डिप्लोमेसी नाम की जो टर्म है ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में है। जब जब वैक्सीन न्यूज़ में आएगी ये टर्म भी न्यूज़ में आएगी, तो कोई नई टर्म नहीं है। ठीक, तो इतना एज ए इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए ये हमारी तरफ से। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि जो रेड कलर का बॉक्स दिया हुआ है ये दिया हुआ है इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ कोविड-19 सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम द ग्लोबल कम्युनिटी। कहने का मतलब ये है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत दूसरे देशों से जो हमें प्राप्त हुआ, जो सप्लाईज हमें यहाँ पर मिली, हमने उस पर किस किस तरीके के मीज़र लिए। तो आप देखिए, हमने सबसे पहले फास्टेस्ट क्लियरेंस किया, हाईएस्ट प्रायोरिटी दी क्लियरेंस को कि कोविड-19 से रिलेटेड जो भी गुड्स हैं उनको सबसे पहले क्लियरेंस मिलना चाहिए कस्टम सिस्टम के थ्रू। ओके, तो क्लियरेंस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए नोडल ऑफिसर्स को फुल्ली अलर्ट किया गया कि आप तुरंत काम शुरू कर दीजिए। और मॉनिटरिंग के लिए अगर आप देखें तो कोविड रिलेटेड जो इम्पोर्ट्स हैं, कोविड रिलेटेड जो इम्पोर्ट्स हैं जिनकी पेंडेंसी है उनको यहाँ पर कम करने की बात की गई, उनको मॉनिटर करने की बात की गई। साथ ही आप देखें द हैंड होल्डिंग ऑफ टू द ट्रेड इज गिवन बाय कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट बिफोर हैंड। राइट, तो इस तरीके के वर्क आपको यहाँ पर समझने हैं कि फास्टर क्लियरेंस होना चाहिए। बाहर से आने वाली कोई भी चीज़ है उस पर कस्टम जो ऑफिसर्स हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, जो भी ऑफिसर्स वहाँ पर हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, तुरंत उसका क्लियरेंस होना चाहिए और वो देश के अंदर आनी चाहिए। बात समझ में आई आपको? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। साथ ही अगर आप देखें, व्हेन इम्पोर्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली बेस्ड ऑन द स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन IGST इज ऑल्सो वेव्ड। तो बहुत सारी जगहों पर स्टेट्स ने IGST भी यहाँ पर वेव ऑफ कर दिया था। और साथ ही देखें तो इम्पोर्टेड ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के ऊपर जो GST आपका लगता था 28%, वो यहाँ पर 12% कर दिया गया। और राइट, तो इस तरीके के मीजर्स लिए गए ताकि इंडिया के अंदर सामान जल्दी से जल्दी आ सके और हम यहाँ से निकले। साथ ही आप देखें तो सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर आपका जो NGOs हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पर करने की कोशिश की। जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम ले सकते हैं। हर तीसरे चौथे दिन अखबार में इनका जो इमेज आता है कि इन्होंने कुछ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दिए या फिर मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड कराने की कोशिश की। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। अब इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने आपका जो वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत सबसे पहले शुरू किया था वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। इसी को ही कहा जाता है वैक्सीन फ्रेंडशिप। जो इनिशिएटिव यहाँ पर हमने शुरू किया, हमने दूसरी कंट्रीज़ को यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड करनी शुरू की। और इसके बाद आप देखें तो इसके अंदर जो फिलॉसफी यूज़ होती है वो यूज़ होती है बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की। और राइट, तो ये फिलॉसफी के तहत हमने वैक्सीन्स को पूरी कंट्री के अंदर जो है वो प्रोवाइड किया। क्यों? क्योंकि हमारी स्किल लोगों को पता चली। देखिए, द कॉग्निशन इज अर्नड एज इंडियन वैक्सीन रिफ्लेक्टेड हर पूल ऑफ द साइंटिफिक स्किल। मतलब इंडिया में आपने वैक्सीन बनाई और दूसरे देशों को ट्रांसफ़र की। इंडिया कब आज़ाद हुआ है? 75 साल पहले, और आपने ये काम किया, तो ये बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर है। और आज हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन भी यहाँ पर बन चुके हैं। साथ ही अगर आप देखें, ये ऐसा समय है जब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, वो वैक्सीन्स को अपने लोगों को लगा रही हैं, साथ ही उनको रिजर्व भी कर रही हैं, मतलब बाहर नहीं निकाल रही। ऐसे में इंडिया सामने आया। द सिचुएशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ अलग है, ऐसे में इंडिया सामने आया और इंडिया ने यहाँ पर दिखाया पुट इन दिस परस्पेक्टिव द नोवेलिटी ऑफ इंडियाज मूव स्टैंड अपॉन हर कमिटमेंट टू शेयर हर मास्टरी इन द इन्वेंटिंग द संजीवनी। ठीक है, तो आप देखिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी अभी बाहर नहीं निकाल रही थी वैक्सीन। उस समय पर हमने वैक्सीन्स जो हैं वो दूसरे देशों को इंपोर्ट की। ये दिखा हर देश को हमने इंपोर्ट की। इवन नॉट इन साउथ एशिया, हमने मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, हर जगह पर वैक्सीन्स जो हैं वो डोनेट करने की कोशिश की। तो यहाँ पर देखेंगे कि इट इज़ अनडाउटेडली अ ग्रेट अचीवमेंट सो फॉर एज द डोमेन ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी की बहुत अच्छी सफलता हमें यहाँ पर मिलेगी। और जहाँ तक कि सॉफ्ट पावर हमारी कंसर्न है, देखिए वैक्सीन डिप्लोमेसी पार्ट है सॉफ्ट पावर का, नॉट हार्ड पावर का, याद रखिएगा। ओके, सॉफ्ट पावर हार्ड पावर के बीच डिफरेंस भी अभी बताता हूं मैं आपको। नीडलेस टू से दैट इट वुड डेफिनेटली लेवरेज अवर प्रेस्टीज एंड फैसिलिटेट अवर मोबिलिटी टू हायर पोजीशन ऑफ पावर। इससे हमारी पहुंच जरूर आगे बढ़ने वाली है। ओके, तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस चीज़ को नहीं पढ़ना। यहाँ पर आ जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज लिखा हुआ है यहाँ पर। वैक्सीन डिप्लोमेसी एज द नोमेनक्लेचर टू डिफाइन दिस फिनोमिना बेंड्स टुवर्ड्स द सॉफ्ट पावर पर्सपेक्टिव। याद रखिए, वैक्सीन डिप्लोमेसी सॉफ्ट पावर की तरफ जाती है। सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर में अंतर समझने की कोशिश कीजिए कि सॉफ्ट पावर के अंदर हम प्रेफरेंस देते हैं दूसरों को, हार्ड पावर के अंदर प्रेफरेंस देते हैं हम खुद को। जैसे वॉर की बात करूं तो वॉर एक हार्ड पावर है, हम किसको प्रेफरेंस देते हैं? हम खुद को प्रेफरेंस देते हैं। हम दूसरे की चिंता भी नहीं करते, मरे या जिए। सॉफ्ट पावर के अंदर हम दूसरे की चिंता करते हैं। बात समझ में भाई? सॉफ्ट पावर के अंदर क्या आता है? कल्चर, हम दूसरे के कल्चर की रेस्पेक्ट करते हैं, रिलीजन की रेस्पेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये चीज़ आपको मिलेगा कि कल्चर
इन प्लेस वेयर इट इज़ अट्रैक्टिव टू अदर्स, ठीक है। तो दूसरों को हम ऐसा दिखाते हैं कि हम आपकी कल्चर की कितनी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल वैल्यूज़ भी हैं तो भी हम उनके 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 जो अपना कंट्री है उनके कंट्री की पॉलिटिकल वैल्यूज़ को प्रेज करते हैं। बात समझ में आई। तो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं व्हेन दे आर सीन एज द लेजिटिमेट एंड हैविंग अ मॉरल अथॉरिटी। तो जो आपका वैक्सीन डिप्लोमेसी है ये आपका सॉफ्ट पावर है और इस चीज़ को आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि इंडिया की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है ये आपको मिलेगा कि इसने हर चीज़ दिखाई है। इसने हर चीज़ दिखाई है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक एथोस भी हैं, कोऑपरेशन भी है, ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है, डेवलपमेंट है, कंपैशन है, और ये भी दिखाया है कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए फुल्ली डिजर्व करते हैं और हमें बनाया जाए। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक दिखेगा कि हम पूरा डिजर्व करते हैं उस सीट को, तो हमें वो मिलनी चाहिए। ऑलराइट, उसके बाद इंडिया की जो आपकी ये वेल पोजिशनड डिप्लोमेसी यहाँ पर नज़र आई, इसको आपको कनाडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो उन्होंने भी यहाँ पर प्रेज़ किया। ओके, और साथ ही मिलेगा ब्रॉडली व्यूड इंडियाज़ पॉजिटिव रेस्पॉन्स वुड डिनोट द डीप ह्यूमैनिटेरियन डेमोक्रेटिक इथोस विद इन द इंडियन पॉलिटिकल विजडम। और ये वैक्सीन डिप्लोमेसी ये दिखाती है, ये जो वैक्सीन शेयरिंग है ये दिखाती है कि आज भी इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर डेमोक्रेटिक इथोस अभी भी लागू होते हैं। ओके, तो दूसरी कंट्रीज़ को हमने ये दिखाया। फिर यहाँ पर आपका दिखाया गया है कि इंडिया के अंदर दो वैक्सीन है, एक कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोवैक्सीन ICMR और NIV की, फिर साथ ही रशिया का स्पुतनिक V भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं और इसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी भी दे दी है। और साथ ही स्पुतनिक V का हम अब घर में ही यानी लोकल प्रोडक्शन भी शुरू करने वाले हैं और ये प्रोडक्शन शुरू होगा हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी के अंदर। ऑलराइट, इंडिया ने किन किन कंट्रीज़ को सप्लाई दी तो वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ को हमने यहाँ पर सप्लाई की। हमने सप्लाई की कैरिकॉम कंट्रीज़ को। कैरिकॉम की फुल फॉर्म होती है कैरिबियन कम्युनिटी। तो कैरिबियन कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं। जैसे एग्जांपल लिया जाए तो बहामास है, बारबाडोस है, डोमिनिका है, हैती है, जमैका है, ठीक है, गुयाना है, सूरीनाम है, सेंट लुकिया है, ठीक। तो ये सब कंट्रीज़ को भी हमने यहाँ पर दी। छोटी छोटी कंट्रीज़, हर कंट्री का हमने यहाँ पर ख्याल रखने की कोशिश की है। और राइट, और वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव को हम अपना सिनोनिमस यूज़ कर सकते हैं विद द सागर इनिशिएटिव, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया। तो ये सागर जो डॉक्ट्राइन इंडिया का है इसके साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं और इसी को बूस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर इसको देखा। ओके, और द वैक्सीन डेवलप्ड बाय द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका हैज़ गोट द रिक्वायर्ड WHO अप्रूवल फॉर द यूजेस इन वेरियस कंट्रीज और एंड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज कोलैबोरेटेड विद द फॉर्मर एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चर पार्टनर। तो हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप करके भी यहाँ पर वैक्सीन डेवलप करेंगे। ऑलराइट, अब ये जो पैसेज है इसमें आपको एक चीज़ समझनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, वो ये है कि ठीक है हमने अदर कंट्रीज़ को दिखा दिया कि हम कितने कनेक्टेडनेस हैं, कितना कोऑपरेशन हमारे अंदर है, बट हमें एक चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, इंडिया शुड फॉलो अ प्रेफरेंशियल एंड प्रूडेंशियल लाइन ऑफ जजमेंट व्हेन इट कम्स टू द वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आई? कहने का मतलब यह है कि हमें जुडिशियल कैलकुलेशन का यूज़ करना होगा, हमें अपनी डिप्लोमेसी में इस तरीके से यूज़ करना होगा कि पहले हम उनको वैक्सीन प्रोवाइड करें जो हमारे बहुत ही करीब हैं, जो हमारे बहुत नज़दीक हैं, लाइक Bhutan happens to be the only nation within the SAARC to be not co-opted by the China's BRI tentacles। कहने का मतलब यह है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है सिर्फ भूटान ही है जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हमें भूटान को पहले वैक्सीन देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरफ अट्रैक्ट है। बात समझ में आई? तो ये आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। मालदीव्स को हमें सबसे पहले यहाँ पर वैक्सीन देनी चाहिए, ठीक है। तो ये जुडिशियल जो कैलकुलेशंस का यूज़ करके हमें काम करना चाहिए, ये बताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर मिला। अगली बात अगर हम करें तो एक चीज़ और है पीटी के हिसाब से याद रखना कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी जो है वो हमने पूरा जो वर्ड यूज़ करता है वो यूज़ करता है 1961 वियना कन्वेंशन की। वियना कन्वेंशन हुई थी ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस और इसमें बताया गया था कि किस तरीके से एक डिप्लोमेसी वर्क करनी चाहिए। दूसरी तरफ बात करें तो उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई, ग्लोबलाइजेशन की तरफ दुनिया चली गई। ओके, और ग्लोबलाइजेशन के बाद ये जो आपकी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है ये अब आज के समय में बिल्कुल भी सस्टेन नहीं करती है। तो हमें अपनी डिप्लोमेसी को चेंज करना होगा। उसी ग्लोबल डिप्लोमेसी को चेंज करते हुए नॉन स्टेट एक्टर्स को सच एज द ट्रांजिशनल कॉरपोरेशंस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, इन सभी को हमें इंक्लूड करना होगा अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर। क्यों? क्योंकि NGOs भी बाहर से जाकर के कॉपरेशन कर सकते हैं, कनेक्टेडनेस को बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसको आप यहाँ पर ख़त्म कर सकते हो एज अ कंक्लूजन। बाकी आप कुछ नहीं पढ़ना यहाँ से। ओके, तो इतना आपको यहाँ पर देखना था, बाकी ये आर्टिकल में और कुछ नहीं है। ओके, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं।
ये है सोसाइटी द पेंडेमिक थ्रू गांधीयन पर्सपेक्टिव। आपको पता होगा कि पेंडेमिक ने हमारी क्या हालत कर दी, हर सेक्टर हमारा तबाह हो गया। ओके, तो ये मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो अब ये सेक्टर तबाह हो गया तो आप देखिए कि इकोनॉमी की हालत ख़राब हुई, सोसाइटी की हालत ख़राब हुई, लेबर की हालत ख़राब हुई, ठीक है। तो हर एक सेक्टर की हालत ख़राब हुई, आपका जो सप्लाई है, डिमांड है, वो सब डिसरप्ट हो गई। तो गांधी जी अगर इस समय जिंदा होते तो वो क्या बातें कहते कि आपका पेंडेमिक आया है तो क्या करना चाहिए, वो आर्टिकल के अंदर बताया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो यही है, कोविड-19 आया और ह्यूमन लाइफ के सभी एस्पेक्ट जो है यहाँ पर क्राइसिस में चले गए। प्रोडक्शन सिस्टम हो, कंजम्पशन पैटर्न हो, एजुकेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पर आपकी गड्ढे में चली गई। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको एज ए इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए, इट इज़ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट द रोंग्स वी हैव कमिटेड एज अ सिविलाइज्ड इनहेबिटेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ पर रहते हुए हम अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हैं और हमने ऐसे गलत काम भी किए हैं जिनकी वजह से ये कोविड-19 जैसे क्राइसिस यहाँ पर उभरा। तो हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना होगा कि आखिर हमने ऐसा क्या किया, और अब किया तो किया, हमने इनइक्विटेबल, प्रीसियस और अनसस्टेनेबल तरीके से रहना शुरू किया। हम इन सबको चेंज करना होगा। कैसे? तो गांधीयन की फिलोसफी के कुछ पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। गांधीयन इकोनॉमीज ग्राउंडेड ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ नॉन वायलेंस, ट्रुथ, नॉन पॉवर्टीनेस। ये सब क्या है अभी एक एक करके डिटेल में आगे दिया गया है, मैं समझाऊंगा। ठीक, तो ये आपके जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसके अंदर हमें लेना पड़ेगा, जो कि आज की इकोनॉमी के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलता। हमें डिग्निटी ऑफ लेबर को स्वीकार करना होगा, गांधी जी कहते हैं। हमें सेल्फ सफिशिएंटी को स्वीकार करना होगा। हमें स्ट्रॉन्ग विलेज इकोनॉमी की तरफ फोकस करना होगा, ये गांधी जी कहते हैं। एंड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप भी हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये सिस्टम हमें लाना है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंदर। मॉडर्न इकोनॉमिक्स की दो शाखाएं कही जाती हैं, अगर आपको पता हो तो। एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो गांधी जी जो है वो बेसिकली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तरफ को ध्यान देते थे, ठीक है। तो उनका ये जो व्यू है ये हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं। ओके, देखिए, गांधीयन थॉट्स कैन प्रोवाइड सम क्रिटिकल इंसाइट ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। जब हम अपनी गलतियों को देखेंगे तो गांधी जी के व्यू हमें बताएंगे कि आपने क्या गलती की और आप उनको किस तरीके से सही कर सकते थे। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बेसिकली द टेक्स्ट बुक इकोनॉमीज़, जिसको हम यहाँ पर पॉजिटिव इकोनॉमीज़ भी कहते हैं। ये आपका जो पॉजिटिव इकोनॉमीज़ है ये बताती हैं कि कोई चीज़ क्या है, व्हाट इज़ समथिंग, ठीक है। और ये बेस होती है ऑन द फैक्ट, याद रखिएगा, फैक्ट के बेस पर ये बताती है कि कोई चीज़ क्या है। जबकि दूसरी चीज़ होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, यहाँ पर आपको टर्म मिलेगी नॉर्मेटिव थिंकिंग। ओके, तो ये जो चीज़ है ये आपको बताती है कि क्या होना चाहिए था बेस्ड ऑन जजमेंट। बात समझ में आई? तो बेस्ड ऑन जजमेंट गांधी जी यहाँ पर बात करते थे। तो यहाँ पर देखिए, द टेक्स्ट बुक इकोनॉमिक्स स्टार्ट विद द प्रीमाइस दैट वांट्स इन द जनरल आर इनसेटिएबल एंड दैट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इनका कहना ये है कि रिसोर्स लिमिटेड हैं। जो आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसका कहना ये है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और जो हमारी नीड्स हैं वो पूरी नहीं की जा सकती इन रिसोर्सेज के ज़रिए। बात समझ में आई? दूसरी तरफ गांधी जी नॉर्मेटिव थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं और वो कहते हैं कि रिसोर्सेज बहुत हैं बट वो आपकी नीड को पूरा करने के लिए हैं, वो आपकी ग्रीड को पूरा करने के लिए नहीं है। बात समझ में आई? तो दोनों तरह की थ्योरीज़ में अंतर आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दोबारा देखिए अगर क्लियर नहीं हुआ। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। फिर गांधीयन सिस्टम के अंदर जो फिलोसफीज़ हैं वो मैं यहाँ पर दोबारा से लिखी हुई है। नॉन वायलेंस है, एक्सक्यूजिंग वेजेस है, एक्सप्लॉइटिंग वर्कर्स इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू वायलेंस। तो गांधी जी का कहना था कि वर्कर का अगर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो वो भी वायलेंस ही है। अनइक्वल लैंड होल्डिंग, ये आपको इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रीड कि किसी के पास ज़्यादा है। ओके, और साथ ही ये आपको दिखाता है क्रिएटिंग सर्कमस्टेंसेज दैट फोर्स पीपल टू माइग्रेट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी माइट अमाउंट टू द वायलेंस इन द सोसाइटी। तो गांधी जी की नज़र में हर एक वो चीज़ वायलेंस है जिससे उसे पीड़ा मिलती है, किसे लेबर को, किसे माइग्रेंट को, किसे पुअर को। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि वायलेंस की जो डेफिनेशन है गांधी जी की नज़र में वो बहुत ही बड़ी डेफिनेशन है, वो बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। ऑलराइट, ओके, और ये सब चीज़ें हैं, अभी बहुत डिटेल में बड़ा आर्टिकल है, ठीक है। अभी तो ये सब इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। एम्पावरिंग विलेज थ्रू ए बेनेवोलेंट जजमानी सिस्टम हैज़ हिज आइडिया ऑफ नर्चरिंग द रूट्स ऑफ इंडिया दैट लिव्स मोस्ट इन विलेज। तो जजमानी सिस्टम आपका जो कहने का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो आपकी विलेज में रहती है, इसलिए हमें विलेज की पॉपुलेशन को इम्प्रूव करना होगा, रूरल इंडिया के वेलबींग के बारे में सोचना होगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। गांधी जी का आइडिया अबाउट द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी डिबेटेड है, ठीक। उन्होंने कहा था कि हमें लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, हमें स्किल का यूज़ करना चाहिए। ऑलराइट, आर द बेसिक टीनेट्स ऑफ एनी टेक्स्ट बुक ट्रेड थ्योरी, मशीन्स आर यूज़फुल। इनके हिसाब से आपको मिलेगा कि मशीन भी यूज़फुल है।
तो गांधी जी का जो आइडिया है कि लोकल रिसोर्सेज का यूज़ कीजिए, स्किल का यूज़ कीजिए, मशीन्स का भी यूज़ कीजिए। ओके, तो टेक्नोलॉजी के बारे में इन्होंने कहा कि मशीन का भी यूज़ कीजिए, बट उससे लेबर की डिग्निटी हर्ट नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई आपको? उससे लेबर की डिग्निटी हर्ट नहीं होनी चाहिए। गांधी जी इस कंसेप्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर है सेवरल डायमेंशन। पहला पहला गांधी जी का कहना है कि कोई भी लेबर है वो मीनियल नहीं होता, ठीक है, वो बहुत ही तुच्छ नहीं होता, लेबर लेबर होता है। ओके, ये कहने का मतलब है। इनफैक्ट ही स्ट्रॉन्गली रिकमेंड फ्यू आवर्स ऑफ मैनुअल लेबर एवरी डे। उनका कहने का मतलब ये भी है कि चाहे वो कितना भी अमीर आदमी हो, उसको दिन में कुछ समय का लेबर करना चाहिए, ताकि उसकी जो फिजिकल फिटनेस है और मेंटल फिटनेस है वो यहाँ पर बनी रहे। तो लेबर जो है, आप उसको किसी ऐसा तुच्छ चीज़ मत लीजिए, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा फायदे की चीज़ यहाँ पर आपको नजर आएगी। डिग्निटी ऑफ लेबर ऑल्सो मीन्स मोर इंपॉर्टेंस टू द मैन बिहाइंड द मशीन। तो आप मशीन को इंपॉर्टेंस तो दीजिए, बट इतना मत दीजिए कि आप लेबर को भूल जाएं। तो लेबर की इंपॉर्टेंस आपके दिमाग में होनी चाहिए। डिसेंसी ऑल्सो इंक्लूड्स द हेल्दी एंड क्लीन वर्किंग कंडीशन। इट मीन्स दैट द नीड टू ट्रीट दैट मैन विद डिसेंसी। तो लेबर है तो लेबर को भी डिसेंसी के साथ ट्रीट करना चाहिए। डिसेंसी का मतलब है आप उसको क्लीन वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कीजिए, आप उसको वेजेस प्रोवाइड कीजिए। और इसी के चलते अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल में जो आपका आंदोलन किया गया गांधी जी के द्वारा, वो इसी मुद्दे को देखते हुए किया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिसेंसी को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जा रहा था, क्लीन वर्किंग कंडीशन, रीजनेबल वेजेस वहाँ पर प्रोवाइड नहीं किए जा रहे थे। ओके, industries would be necessary for progress and they would have to make profit in order to survive। तो कहने का मतलब यह है, गांधी जी कह रहे हैं ठीक है, इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रॉफिट कमाएंगी तभी आगे बढ़ेंगी, और उनकी ज़रूरत है प्रॉफिट कमाएं, लेकिन बट वो जो प्रॉफिट ये कमा रहे हैं वो प्रॉफिट सोसाइटी को बिलोंग करने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअलिस्टिक फोकस की तरफ रखते हुए काम करें। इसीलिए गांधी जी आपका देखें तो कैपिटलिज्म की तरफ बिल्कुल भी नहीं थे, और उनका तो व्यू सोशलिज्म से भी बहुत परे था। तो सोशलिज्म अलग फिलोसफी, मार्क्सिज्म सोशलिज्म अलग, और गांधीयन सोशलिज्म आपको अलग फिलोसफी मिलेगी। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी कि सोसाइटी से बिलोंग करने चाहिए। ऑलराइट, तो ये आपको दिखेगा। डेट प्रोवाइड एवरी पॉसिबल रिसोर्स टू द इंडस्ट्रियलिस्ट हु इज देयरफॉर अ ट्रस्टी ऑफ हिज वेल्थ। ठीक है, वेल्थ उससे बिलोंग करती है, लेकिन आपको जो आपके प्रॉफिट्स हैं उसको लार्जर सोशल गुड में यूज़ करना चाहिए। और इसी को देखते हुए आज की दुनिया में आपको मिलेगा कि CSR का कंसेप्ट निकल के आया। तो ये कहाँ से निकल के आया? ये यहीं से ही निकल करके आया। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो याद करो कि कोई कंपनी को अपना जो पिछले 3 साल का टर्नओवर है उसका कुछ 2% जो है वो सोसाइटी के कामों में लगाना होता है। ओके, तो ये चीज़ पता लगेगी आपको। उसके बाद देखें, हाउएवर द करंट पेंडेमिक हैज़ पेव्ड द पॉसिबिलिटीज ऑफ सच एक्सपेरिमेंटेशन एंड देयर आर सेवरल ग्राउंड टू जस्टिफाई दिस पोजीशन। तो अब ये जो पेंडेमिक आया है, इस पेंडेमिक के बाद हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं गांधीयन सोशलिज्म, गांधीयन सोसाइटी की तरफ, और हम फोकस कर सकते हैं गांधीयन इकोनॉमिक्स फिलोसफी की तरफ। गांधी जी का क्या क्या कहना था उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और हमने किए भी हैं। ठीक है, और हमने किए भी हैं, ये मैं इन पॉइंट्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स। चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स का मतलब ये है कि आप देखिए, कंज्यूमर्स आर लेस ब्लाइंड बाय अ ब्रांड वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि एक कंजम्पशन पैटर्न का मतलब ये होता है कि एक आदमी है तो उसके कंजम्पशन की, जैसे फ्रिज की बात करें तो फ्रिज पहले वो ब्रांड का लेता था, कोविड-19 से पहले। ओके, वो पर्टिकुलर ब्रांड का फ्रिज लेता था, लेकिन अब वो नॉन ब्रांड की तरफ चला गया है। तो वो आपका कंजम्पशन जो है पैटर्न चेंज हो गया। पहले वो ब्रांड लेता था, अब वो नॉन ब्रांड लेता है। और अगर अब भी ब्रांड ले रहा है तो वो ब्रांड के अंदर भी प्राइसेस को देख रहा है कि आपको हाई प्राइस की लेनी है या कम प्राइस की लेनी है। तो कम प्राइस की चीज़ों की तरफ वो जा रहा है। तो ये जो पैटर्न है ये यहाँ पर आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। और राइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ कंटेमिनेंट ऑफ वांट्स, मतलब दो फोर्स्ड बाय द सर्कमस्टेंसेज। तो कोविड-19 ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, कंटेमिनेंट ऑफ वांट्स, मतलब आपको जो चीज़ चाहिए आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेते हो, फिर आप ब्रांड नहीं देख रहे हो। बात समझ में आई आपको? और राइट, nudging household to choose healthy lifestyle to boost the immunity in the face of COVID-19 is another blessing in disguise। ओके, तो ऐसे ही आपको दवाइयों के मामले में मिलेगा। दवाइयों के मामले में मतलब इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप मुड़ चुके हो टू द हर्बल रेमेडीज़। अब आप जो इंग्लिश दवाइयाँ हैं या उनकी तरफ ज़्यादा नहीं जाते, आप शिफ्ट हो चुके हो नेचुरल हर्बल मेडिसिन की तरफ। तो ये भी आपको दिखाता है कि किस तरीके से आप कंजम्पशन पैटर्न को चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो पहला ब्रांड, नॉन ब्रांड, हाई प्राइस, लो प्राइस। तीसरा मिलेगा आपको जो इंग्लिश मेडिसिन हैं, और फिर आपको मिलेगा जो नेचुरल मेडिसिन आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो आप उसकी तरफ को चले जा रहे हो। और राइट, ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिली। ओके, उसके बाद देखते हैं कि क्या चीज़ें लिखा हुआ है। मोर टाइम एट होम, आपने घर पर ज़्यादा समय बिताया, इससे आपकी जो मेंटल सिचुएशन है वो भी यहाँ पर ख़राब हुई। और ऑन द वन हैंड देयर आर स्टडीज़ ऑन हायर इंसिडेंट ऑफ
सब्सटेंस एब्यूज़, एल्कोहलिज्म की कंडीशंस, ये घर की बात बता रहा हूँ जो आप घर पे बैठे रहे, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिली। और इसके बाद आपको मिलेगा दीज इंक्लूड्स द ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम, ओके, फ्रॉम दोज एमिंग एट ऑनिंग अनटैप्ड स्किल एट टू वन ऑन सेल्फ हीलिंग एंड डिस्कवरिंग इनर पीस। तो हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स के ज़रिए ढूंढने लगे सेल्फ हीलिंग और इनर पीस को, ओके। तो घर बैठे हमें ये स्टे होम का जो कंसेप्ट था, इससे भी हमें दिक्कतें यहाँ पर हुई, ओके। तो उसके बाद देखें, इट इज़ ट्रू दैट द डेथ्स और मॉर्बिडिटी यहाँ पर आई, और पेंडेमिक के साथ साथ फाइनेंशियल स्ट्रेस भी यहाँ पर था, लोगों में डिप्रेशन था, लोगों में एंजाइटी थी। बट it is also true that more and more people in our society are willing to acknowledge these cases are normal and are willing to reach out to the provide assistance as the least through the social media। और सोशल मीडिया ने यहाँ पर अपना काम भी किया, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को मदद भी पहुँचाई गई। अब क्या लिखा हुआ है, indeed the subjective well-being can swing in other direction as brought out to the exhaustive study based on the cross sectional survey of over 1000 participants in China, and how we tweak to the support system towards choosing a healthier lifestyle now can have a critical impact times to come। कहने का मतलब ये है कि कोविड-19 के बाद किस तरीके से कंजम्पशन में चेंज आया, उस चीज़ को बताने की कोशिश हमने यहाँ पर की है, ओके। तो आर्टिकल के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई थी, तो हमने वो चीज़ें पढ़ी। साथ ही आप देखें तो चेंज हुआ है पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, तो इन सब चीज़ों के अंदर हम गांधी जी की फ़िलोसफी को अपना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो आप जो अच्छी चीज़ें हैं, जो लोकल चीज़ें हैं, उनको प्रोड्यूस कीजिए, यही गांधी जी का कहना यहाँ पर बनता है। तो चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, या यहाँ से आप देख सकते हैं कि how COVID-19 is changing global value chains, observe a trend towards the relocation of global value chain in favor of the greater use of local skill and material। local skill और material का यूज़ करते हुए अब हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, इसी के लिए तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चली है। क्या ये सही नहीं है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हम गांधी जी की फिलोसफी को, लोकल को बूस्ट करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। गांधी जी खुद एडवोकेट करते थे स्ट्रॉन्गली टू प्रमोट द सेल्फ सफिशिएंसी। हम चाइना से इम्पोर्ट्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम खुद ही सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के लिए तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया है, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। फर्दर एक्सपर्ट हाईलाइटेड कंपल्सन टू टर्न ऑन द ग्रीन टेक्नोलॉजी। ग्रीन टेक्नोलॉजी का बूस्ट भी यहाँ पर बढ़ना है, मतलब कि पोल्यूशन कम से कम होना चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही है लगातार इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। इन अ सिग्निफिकेंट मूव टू एंश्योर सस्टेनेबिलिटी इन द पोस्ट कोविड सिनेरियो, द यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है ग्रीन रिकवरी चैलेंज फंड, और इस फंड के थ्रू वो ग्रीन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की जाएगी, राइट। तो इस तरीके का काम भी यहाँ पर हुआ। तो हमारे जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से चेंज हुआ, ये आपको समझ में आया कि प्रोडक्शन जो है हमने इंपोर्ट्स के थ्रू ना करके अब हम लोकल प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर आया कि एम्पैथी दिखाई है हमने टुवर्ड्स द डिप्राइव, ओके। तो टुवर्ड्स द डिप्राइव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि बहुत सारे एनजीओज हैं या फिर बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने डिप्राइव लोगों की मदद की है। आपने देखा होगा कि अलग अलग लोगों से उनको खाना यहाँ पर दिया गया, फूड पैकेट्स यहाँ पर उनको प्रोवाइड किए गए, अदर मटेरियल जो भी सप्लाई उनके नीड की थी वो सब उनको प्रोवाइड की गई। तो नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा। साथ ही अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने भी कुछ कम नहीं किया है। आपका देखें तो गरीब कल्याण योजना यहाँ पर चलाई गई है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए, फूड इज़ बेसिक चीज़, ठीक है। तो आपके पास फूड होगा तो आप जिंदा रहोगे, ऑलराइट। तो फूड की तरफ ज़्यादा फोकस यहाँ पर आपका रहा, डिप्राइव की हमने पूरी मदद की, और इस चीज़ से हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। गांधी जी वुड हैव नॉट ओनली अप्रिशिएटेड दिस स्पिरिट ऑफ एम्पैथी बट वुड हैव परहैप्स सक्सीडेड इन प्रोसेसिंग इनटू इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग टू द सस्टेन इट लॉन्गर। और अगर गांधी जी होते तो हमारे इस चीज़ को बिल्कुल बिल्कुल कहते कि आपने बिल्कुल अप्रिशिएट करते, ठीक है, कि आपने बिल्कुल सही किया। ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ये हमारे व्यूज़ नहीं है, ओके, ऑलराइट। तो और भी चीज़ें हैं शायद। इट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टाइम टू करेक्ट द प्रीवियस मालफंक्शंस ऑफ द सिस्टम। तो व्हेन द एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ सोशो इकोनॉमिक सिस्टम्स आर टेकन दे क्रिएट अ स्पेस फॉर द पैराडिज्म शिफ्ट। तो हमने जो जो गलतियाँ की, प्रीवियस मालफंक्शंस हमने यहाँ पर किए, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुन टाइम है कि हम उनको करेक्ट किए। किस तरीके के गड़बड़ हमने यहाँ पर की, तो पहला ये आपको मिलेगा कि हमें रिड्यूस करना पड़ेगा
रूरल अर्बन इम्बैलेंस को हमें यहाँ पर कम करना पड़ेगा, जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा है, जिसको कहते हैं रूरल अर्बन डिवाइड। ओके, तो ग्रेटर डिपेंडेंसी ऑफ अवर पॉपुलेशन आपको मिलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 60% से ऊपर पॉपुलेशन अभी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से बिलोंग करती है। तो हमें इस एग्रीकल्चर से बिलोंग करने वाली पॉपुलेशन को दूसरे सेक्टर्स की तरफ मोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे सेक्टर्स के लिए हमें अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है टू द नॉन एग्रीकल्चर जॉब। तो ये नीड ऑफ द आवर है और इसके लिए आपको प्रमोट करना पड़ेगा एग्रो बेस्ड एंड रिलेटेड कमर्शियल एक्टिविटीज़ को। और जैसे फिशरीज है, फूड प्रोसेसिंग है, तो सिर्फ एग्रीकल्चर पर नहीं, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ पर भी डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, विच वुड बी अ स्टेप इन गांधीयन डायरेक्शन। बात समझ में आई? तो गांधी जी की फिलोसफी को ध्यान में रखते हुए डोमेस्टिक वायलेंस एंड जेंडर इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। जैसे कोविड-19 के दौरान भी दिखा कि घर पे जब लोग थे तो यहाँ पर फ्रिक्वेंट वायलेंट आउटबर्स्ट देखने के लिए मिले। ओके, तो महिलाओं पर अत्याचार के केसेस यहाँ पर सामने आए, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्ट्रेस था, थ्रेट टू लाइफ था, ये सब आपको देखने के लिए मिले। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू सोशलाइज, ये सब के कारण जो दिमाग फिरा, फिर वायलेंस के केसेस, ये देखिए, ये सब आपने खुद महसूस किया होगा। ठीक, तो इसमें ज़्यादा कुछ ना जाते हुए फिजिकली है, सेक्सुअल है, साइकोलॉजिकल है, ये सब तरीके की हमें एब्यूज़ देखने के लिए मिली सोसाइटी के अंदर। लॉकडाउन लगा, दिमाग ख़राब हुए लोगों के। ओके, तो पुणे के अंदर 12 गुना केसेस यहाँ पर बढ़ गए डोमेस्टिक वायलेंस के। कैसे? ये सब जो सिचुएशंस ऊपर गिनाई, इसकी वजह से यहाँ पर केसेस यहाँ पर बढ़ गए। ओके, तो इस चीज़ का भी हमें यहाँ पर ख्याल रखना है कि डोमेस्टिक वायलेंस को कम करना है। और वायलेंस तो गांधी जी की फिलोसफी का कहीं से कहीं तक भी पार्ट नहीं था। ओके, इस चीज़ को आप समझिए। चौथी चीज़ यहाँ पर आती है ट्रीटमेंट टू द रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन का मतलब समझते होगे, अगर रूरल से अर्बन की तरफ जा रहा है तो माइग्रेशन है, अर्बन से रूरल की तरफ जा रहा है तो रिवर्स माइग्रेशन है। तो रिवर्स माइग्रेशन के लिए भी हमने बहुत कुछ किया है। आप मनरेगा का जो है वो याद रखिए कि मनरेगा स्कीम हमने यहाँ पर जो है उसके थ्रू फुल्ली वर्क प्रोवाइड कराया। और साथ ही हमने जो एमएसएमई है उसकी डेफिनेशन को भी यहाँ पर चेंज किया, एमएसएमई के लिए भी अच्छा किया। और हमने जो स्टार्टअप वगैरह है उसको भी यहाँ पर शुरुआत करने की काम की कि एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप शुरू करें जो भी रिवर्स माइग्रेशन के थ्रू आए हैं। तो बेसिकली आपको जो चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखनी है मनरेगा के टर्म में। इनफैक्ट द इनिशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैन टेक प्लेस थ्रू सच इन्वेस्टमेंट विच कैन पुश द इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द मल्टीप्लायर। और हमने उनको इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड कराया, साथ ही हमने उनको स्किल भी प्रोवाइड की। बहुत सारी स्कीम है स्किल प्रोवाइड कराने के लिए। ओके, कौशल विकास योजना है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हर तरह की योजना आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और एक तो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हमने यहाँ पर ये काम भी किया। फिर अगर आप देखें तो अर्बन डेवलपमेंट, गांधी जी का फोकस अर्बन डेवलपमेंट की तरफ भी था। आप ये मत समझना कि सिर्फ रूरल डेवलपमेंट की तरफ ही था, अर्बन डेवलपमेंट में भी उन्होंने पूरी बात की। अर्बन डेवलपमेंट में उन्होंने मेन फोकस किया स्वच्छता की तरफ। ठीक है, तो कोविड-19 हैज़ एम्फेसिस, कोविड-19 ने बताया कि सफाई और हाइजीन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अर्बन लोकल बॉडीज़ को हमने यहाँ पर कहा कि भाई चलो काम पर लगो, और सभी स्लम्स को ट्रांसफॉर्म किया, उनमें अंदर पूरी सफाई की गई, उनकी लिविंग कंडीशंस को सुधारने के लिए पूरा वर्क किया गया। ओके, तो ये सब काम आपको यहाँ पर मिलेंगे। इन अ वे एंश्योरिंग डिसेंट लिविंग कंडीशंस विच इज़ इम्प्लिसिट इन द डिग्निटी ऑफ लेबर इज़ थ्रस्ट अपॉन एज नीड ऑफ द सर्वाइवल। तो डिग्निटी ऑफ लेबर, क्योंकि लेबर बेसिकली आपको स्लम्स के अंदर भी मिल जाएंगे, तो वहाँ से अगर लोग निकल करके आते हैं तो आपको उनकी डिग्निटी का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। और अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर गांधी जी का विचार यही था कि स्वच्छता होनी चाहिए, अर्बन डेवलपमेंट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिसेंट वेजेस एंड कोविड अलाउंस, तो ये भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए। डिसेंट वेजेस एंड कोविड अलाउंस भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया। जैसे हमने वेज को रेज़ किया, लेबर शॉर्टेज के चलते भी हमने जो उनकी जो कमाई थी उनको देनी थी, उसको भी हमने यहाँ पर रेस किया। साथ ही आप देखें मनरेगा के तहत भी जो पैसा है उसको भी थोड़ा इंप्रूव किया गया, और वापस रिवर्स माइग्रेशन के लिए जो एयर टिकट है उसको भी फ्री में दिया गया। ओके, तो ये सब काम हमने यहाँ पर किए हैं। One only hope that at least some such benefits last long enough to emerge as a new practices. This should take us to Gandhiji's इंटरवेंशन इन अहमदाबाद टैक्स मील स्ट्राइक टू नेगोशिएट इन द पल्स। तो अलाउंस के चक्कर में ही यहाँ पर जो मैंने अभी बताया कि मील स्ट्राइक हुई। फिर एनवायरमेंटल कंसर्न्स देखने के लिए मिले, तो लॉकडाउन के कारण देखने के लिए मिला कि एयर जो पोल्यूशन है और वाटर पोल्यूशन है वो रिड्यूस हुआ। और फॉर इंस्टेंस देयर माइट बी द ग्रेटर पॉसिबिलिटी टू शिफ्टिंग टू मोर इको फ्रेंडली अर्बन ट्रांसपोर्ट। तो अर्बन डेवलपमेंट के अंदर गांधी जी का ये व्यूज़ भी देखने के लिए मिल जाएगा कि आप इको फ्रेंडली अर्बन ट्रांसपोर्ट की तरफ को जा सकते हैं। और राइट, जिससे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है उसके एमिशंस यहाँ पर कम हो और हम एक सस्टेनेबल जो ज़िंदगी है वो यहाँ पर जी सकें। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इससे निकल करके आती हैं। तो कंक्लूजन यहाँ पर आ जाता है। कंक्लूजन के टर्म में देखें, यानी अटेम्प्ट टू एंगेज इन ग्रेटर सस्टेनेबिलिटी इज गांधीयन इन स्पिरिट बिकॉज इट कैन अचीव ओनली बाई राइजिंग एबव द बेसर इंस्टिक्ट ऑफ ग्रीड। आपको ग्रीड छोड़नी पड़ेगी, आपको वायलेंस छोड़ना पड़ेगा, एंड
पेटी सेल्फ इम्पोर्टेंस। ओके, तो सोसाइटी की तरफ को आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं होगा। इट इज़ अ ट्रूली पर्सपेक्टिव। और इसी के चलते हमने यहाँ पर देखा कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे पास हैं और हमें ये गोल 2030 तक पूरे करने हैं, क्योंकि इन गोल्स के अंदर आपको गांधी की फिलोसफी के बहुत सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। द पेंडेमिक हैज़ ओपनड अप अपॉर्चुनिटीज़ कि हम इस प्लानट को एक बार फिर से सुधारें, अपनी जुडिशियस जो पावर है उसका यूज़ करते हुए, कंपसनेट वे का यूज़ करते हुए, सभी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ वेलबींग का यूज़ करें और दुनिया को सुधारने की कोशिश करें। तो ये सब बड़ी बातें यहाँ पर लिखी हुई थी। आर्टिकल पूरा हुआ, ये आपको नहीं पढ़ना। डिसेंट वेजेस एंड कोविड अलाउंस, ये चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ ली है, ठीक है। नीचे जो पढ़ी उतना ही काफ़ी है। ओके, तो याद रखिए ये टिकट वगैरह जो हमने यहाँ पर फ्री दिए या फिर बेसिस जो रेज़ किए, ये आर्टिकल यहाँ पर आपका ख़त्म होता है। ओके, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये आर्टिकल है आपका फिटनेस की तरफ, सस्टेनेबल हेल्थ। तो ये आर्टिकल हमको नहीं पढ़ना। ओके, ये आर्टिकल हमें नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि हेल्थ के ऊपर हम अभी 2 आर्टिकल पढ़ चुके हैं। एक हेल्थ फॉर ऑल का पढ़ा था और उससे भी पहले एक आर्टिकल हमने यहाँ पर पढ़ा था। इसके अंदर आपको फिटनेस के बारे में दिखाया गया है। यूपीएससी आपसे मेंस में कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछेगा फिटनेस से रिलेटेड। ये आपकी पर्सनल लाइफ का पार्ट हो जाता है। अगर आपको लगता है कि किस तरीके की डाइट रखनी चाहिए, किस तरीके का जिम करना चाहिए, बॉडी किस तरीके की चाहिए, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। बाकी एग्जाम के हिसाब से इसमें से आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ओके, फिर योजना, इनकी एक बुक है योगा के नाम से यहाँ पर बुक निकली हुई है, तो इन्होंने इस बुक के बारे में भी यहाँ पर बताया है। ये एडवर्टाइजमेंट है। और अब आ जाते हैं अगले आर्टिकल। ये हमारा अगला आर्टिकल है जो कि है आपका स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर। स्मार्ट एग्रीकल्चर को आप वर्ड यूज़ करते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर भी। हालांकि प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो है वो आपका स्मार्ट एग्रीकल्चर का एक सबसेट बन जाता है। ओके, तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्मार्ट एग्रीकल्चर जब यूज़ कर रहे हैं तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर भी यूज़ कर सकते हैं। अब एग्रीकल्चर के अंदर एज ए इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि 55% 60% पॉपुलेशन लगभग इसके अंदर हमारी इन्वॉल्व है। और साथ ही आप देखें तो GVA ग्रोस वैल्यू एडेड का 17.8% यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। साथ ही आप देखें यील्ड जो है वो बहुत ही कम है। यील्ड हमारी जो है दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, हमारी 50% यील्ड कम होती है उसी ज़मीन पर, ठीक है। तो ये कमी आपको नज़र आएगी इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर। तो हमें इसी चीज़ को यहाँ पर इम्प्रूव करना है बाई टेक्नोलॉजी। बात समझ में आई? तो विद एग्रीकल्चर आउटपुट बीइंग यूटिलाइज्ड एंड इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर द वेरियस इंडस्ट्रीज। तो एग्रीकल्चर से जो सामान यहाँ पर निकल करके आता है वो दूसरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए एज ए इनपुट वर्क करता है और वहाँ से आउटपुट अपने आप कम हो जाएगा अगर यहाँ से इनपुट कम होगा तो। बात समझ में आई? तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि यील्ड इंप्रूव करनी पड़ेगी और एग्रीकल्चर के अंदर, और इसीलिए टेक्नोलॉजी आपकी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। एक प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी कि यील्ड बहुत ही कम होती है। दूसरी प्रॉब्लम आपको मिलेगा कि इंडिया के अंदर जो लैंड होल्डिंग है, फार्म होल्डिंग है, वो 1 हेक्टेयर से भी कम की है। मतलब एवरेज निकालें तो एक फार्मर के पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है ही नहीं। और ऐसी ज़मीन आपको मिलेगी, इनको कहते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, और 86% ऐसे हैं जो कि इस तरीके की ज़मीन रखते हैं। तो हमें जो बड़े जो बड़े फार्मर्स हैं उनके लिए इतना कुछ नहीं करना होता, हमें इन 86% फार्मर्स को यहाँ पर इंक्लूड करना होता है। तो इनकी इनकम भी बढ़ानी है, ये दूसरी प्रॉब्लम है। इनकी इनकम भी बढ़ानी है। उस इनकम को बढ़ाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना पड़ेगा जो कि फार्मर्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है टू इन्वेस्ट इन। ओके, तो इसमें हमारी मदद करेगा स्टेट यानी कि गवर्नमेंट। ओके, एडिशनली द एग्जिस्टेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज अक्रॉस द वैल्यू चैन। ये तीसरी प्रॉब्लम आपको मिलेगी। हर एक वैल्यू चैन के बीच में आपको इंटरमीडिएटरी मिल जाएगा, हालांकि इनको धीरे धीरे निकालने की बात चल रही है। ओके, जैसे APMC मंडीज़ का संशोधन आपको देखने को मिला और फार्म एक्ट यहाँ पर आए, तो मिडिल मैन को ख़त्म करने के लिए ही तो ये यहाँ पर आए गए थे। और राइट, दूसरा मिलेगा कि क्रेडिट वो एक्सेस नहीं हो पाती आसानी से, टेक्नोलॉजी पर एक्सेस नहीं है, लिमिटेड सेल्स चैनल है, लैक ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हो गई, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में मिल गई। तो दीज डिस्टिंक्टिव एट्रीब्यूट्स टू द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया आपको मिलेगा कि जो लुक टुवर्ड्स पॉलिसीज दैट इंप्रूव यील्ड, आपको यील्ड इंप्रूव करनी है, वैल्यू चेन को सिंप्लीफाई करना है और डेमोक्रेटाइज करना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना है, साथ ही एक्सेस करानी है क्रेडिट की और इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराना है। तो ये प्रॉब्लम ये आपको करना है। कैसे होगा? ये टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा, एग्री टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर यील्ड इंप्रूव करेंगे, एफिशिएंसी प्रोवाइड करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ करेंगे, बिग डाटा एनालिटिक्स का यूज़ करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन, इन सब का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर काम करेंगे। रेशनल क्या है? द रेशनल बिहाइंड द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज इज टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ अननोन टू द एग्रीकल्चर। फॉर इंस्टेंस वेदर, सोइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस, ये आपका हिस्टोरिकली बीन एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट
ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोसेसेस इन इंडिया। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम डिटेक्ट करेंगे वेदर को कि कब कैसी कंडीशन है, उस कंडीशन के तहत हम यहाँ पर अपनी फसल को उगाएंगे। सेंसर्स लगाए जाएंगे खेतों के अंदर ताकि सोइल की कंडीशंस को, क्लाइमेट की कंडीशंस को एट द मोमेंट नापा जा सके, और तभी उसी हिसाब से आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू एप्रोप्रिएट क्रॉप यहाँ पर उगाई जाए, जिससे कि यील्ड की क्वांटिटी और क्वालिटी इंप्रूव हो। बात समझ में आई? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। द सेम वर्क कैन बी डन टू द एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर लाइक कैटल। ओके, तो कैटल्स पर भी हम ये चीज़ें अपना सकते हैं। उनको कितने न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, अगर उनकी हेल्थ ठीक रहेगी तभी वो ज़्यादा दूध दे पाएंगे, जो कि बोवाइन एनिमल, ठीक है। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, द एग्रीटेक स्पेस इन द कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सेक्टर। तो इसके अंदर हर एक एक्टर आ जाता है, जैसे रिसर्च लेबोरेटरीज, थिंक टैंक्स, गवर्नमेंट, इंक्यूबेटर्स, स्टार्टअप्स, ये सब मिलकर के टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, एग्रीटेक स्टार्टअप को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स पहले से ही लिए हुए हैं और इन चीज़ों को बूस्ट करने की लगातार कोशिश हो रही है। Recognizing the growing necessities in the country for the integration of such solutions, agritech startups has been driving innovation towards bridging the various gaps। तो बहुत सारे फार्मर्स हैं, होल सेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, इन सब के बीच में हमको सिनर्जी को बढ़ावा देना है, स्टार्टअप्स के लिए हमको बूस्ट करना है, ताकि एग्रीकल्चर जो सिस्टम है आपका वो इनोवेटिव और अफोर्डेबल सॉल्यूशंस को प्राप्त कर सके। बात समझ में आई? तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम को ही आपको साथ में लेकर के चलना है विद इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल सॉल्यूशंस। इस समय आपको मिलेगा कि 500 से ज़्यादा एग्रीटेक स्टार्टअप इंडिया के अंदर मौजूद हैं, और कुछ यहाँ पर आपको यूनिकॉर्न भी मिल जाएंगे, यानी बड़े बड़े भी स्टार्टअप यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, जैसे डिजिटल इंडिया कैंपेन है, तो एग्रीकल्चर के लिए जो स्कीम्स हैं वो बहुत सारी हैं, बहुत सारी, ठीक, शायद लिखी हुई भी हैं, हाँ ये हैं, कुछ हैं, 2-3 है। जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सॉइल हेल्थ कार्ड मोबाइल ऐप यहाँ पर चलाया है, ई नाम पोर्टल आपको मिल जाएगा, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ओके, अलग अलग स्टेट्स का भी अपना चलता रहता है, जैसे कर्नाटक है, एग्रीटेक फंड बनाया है टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, और आपको मिलेगा IBM के साथ पार्टनरशिप किया, हरियाणा है इंटीग्रेटेड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को इनाम पोर्टल पर इन्होंने जोड़ दिया, मध्य प्रदेश है तो अलग अलग एजेंसीज के साथ मिलकर के वर्क किया है, उत्तर प्रदेश है तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर के IIT खड़गपुर के अंदर इंडियन एग्रीकल्चर इंक्यूबेशन नेटवर्क सेटअप किया है, तेलंगाना है ओपन डाटा पोर्टल का यूज़ किया है, ठीक, पंजाब है इन्होंने इजरायली फार्मिंग को यहाँ पर अपनाने की कोशिश की है, ठीक है, क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है, और राइट, तो सीधे जो पैसा है वो खातों में जाना चाहिए, PM किसान स्कीम और वगैरह वगैरह हज़ारों स्कीम है, यहाँ डिस्कस करने बैठ गए ना तो ये वीडियो 10 घंटे की हो जाएगी। ओके, राजस्थान है तो उन्होंने भी अलग अलग इनिशिएटिव लिए हैं, तो 2-3 याद रखो, 4-5 याद रखो, ठीक। इवन एज द वेरियस स्टेक होल्डर्स आर ड्राइविंग स्मार्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया, सर्टेन फंडामेंटल इशूज़ यहाँ पर आपके रह गए। ये इशूज़ वही हैं जो मैंने अभी अभी डिस्कस कर दिए हैं। जैसे आपको मिलेगा एक नया इशू यहाँ पर है, इशूइंग ऑफ ब्लैंकेट सॉल्यूशन एज अपोज टू द लोकलाइज रिकमेंडेशन। कहीं पर ज़रूरत किसी चीज़ की है और आप पूरे इंडिया में एक जैसा सिस्टम लागू कर देते हो, ठीक, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। पूरे इंडिया के अंदर एक जैसा सिस्टम लागू कर दिया, चाहे दूसरी जगह पर उसकी ज़रूरत है या नहीं है, तो ये मिलेगा कि ब्लैंकेट सोल्यूशन डाल दिया, लोकलाइज सोल्यूशन की तरफ फोकस नहीं किया। दूसरा मिलेगा आपको सोशो कल्चरल इशूज़ मिलेंगे, जियोग्राफिकल इशूज़, डेमोग्राफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर के अंदर यील्ड बढ़ाने की ज़रूरत है, साथ ही फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम मिलेगी और अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, साथ ही इंटरमीडिएटरीज बहुत ज़्यादा हैं, स्मॉल होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि अपनी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। फिर साथ ही कुछ प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं, जैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, या फिर सॉइल हेल्थ कार्ड है, किसान विकास पत्र हैं। ओके, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ अनलीजिंग द ट्रू पोटेंशियल ऑफ द एग्रीटेक इन द कंट्री वुड इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ सिनर्जीज रिलेशन बिटवीन द वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो जो ऊपर स्टेक होल्डर्स गिनाए थे मैंने, सबके सब जितने भी लोग हैं सभी को आकर के मदद करनी पड़ेगी इन एनहेंसिंग इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, to constantly improve and update solutions, further improving the regulatory environment to ease the accessibility of startup and other companies to create a robust ecosystem। ये सब करने में मदद करनी पड़ेगी। और इसी के साथ आर्टिकल खत्म होता है। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए अगर आपको आर्टिकल समझ में नहीं आया, इसके ऊपर एक मैगजीन आने वाली है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा जो 12 महीने होते हैं उनमें से 3 महीने एग्रीकल्चर की मैगजीन आती है, 3 महीने इनोवेशन की मैगजीन आती है, 3 महीने एंटरप्रेन्योरशिप की मैगजीन आती है और 3 महीने रूरल ग्रोथ की मैगजीन आती है। टेंशन मत लो, ठीक है। कुरुक्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ये आपका एक आर्टिकल है, अगरबत्ती इंडस्ट्री को किस तरीके से बूस्ट किया जाए, तो उसके लिए हमने एक MIS मॉड्यूल चलाया है। तो 2-3 पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। नेशनल बैम्बू मिशन हैज़ लॉन्च एन
ये मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, और इसके अंदर हम अगरबत्ती स्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे। उसके लिए यूनिट्स लगाएंगे, एबिलिटी कराएंगे रॉ मटेरियल की, फंक्शनिंग ऑफ द यूनिट्स को अच्छे से रखेंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, मार्केटिंग पर ध्यान देंगे। ये सब काम होगा आपका MIS सिस्टम के थ्रू, जो कि वर्क करेगा नेशनल बैम्बू मिशन के अंदर। और राइट, तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है, और आपको मिलेगा कि इससे वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा मिलेगा, मेक फॉर द वर्ल्ड को बढ़ावा मिलेगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। नेशनल बैम्बू मिशन आपको मिलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर वर्क करता है, और उसके अंदर भी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन इसको प्रमोट कर रहा है। ओके, तो स्कीम्स एज वेल एज स्टेट्स टुगेदर इंडस्ट्रियल विद इंडस्ट्री पार्टनर्स हैव स्टेप्ड अप फोकस सपोर्ट टू द एनेबल इंडिया टू बिकम द आत्मनिर्भर इन द अगरबत्ती सेक्टर। तो अगरबत्ती सेक्टर के अंदर आपका इस मिशन के तहत सभी स्टेक होल्डर्स एक साथ मिलकर के बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मिलेगा जो आपका ये नेशनल बैम्बू मिशन है, इसका थोड़ा सा जान लीजिएगा। यहाँ पर हिस्ट्री दी हुई है कि नेशनल बैम्बू मिशन आपका लॉन्च किया गया 2018-19 में। होलिस्टिक डेवलपमेंट था, बैम्बू सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, और थ्रू अ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच इन अ हब इंडस्ट्री एंड स्पोक मॉडल टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटीज़। हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब एक सेंटर के थ्रू आपका बहुत सारे स्पोक्स यहाँ पर जाते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन और उसके अंदर आपका पर्टिकुलरली बहुत सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पर मिलेंगे जो कि वर्क करते हैं, और टू बाय प्रोवाइडिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस एमंग द स्टेक होल्डर्स। तो सभी स्टेक होल्डर्स के अंदर आपको उनको सिनर्जी जो है यहाँ पर हमें प्राप्त करानी है। इस मिशन का ये मकसद यहाँ पर आपको मिलेगा। तो मिशन के अंदर इस समय आपको मिलेंगे कि 21 स्टेट्स इसके अंदर हैं, और 9 स्टेट ऐसे हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, और उनके अपने अपने स्टेट बैम्बू मिशन भी चले हुए हैं, और ओवरऑल आपको मिलेगा नेशनल बैम्बू मिशन भी यहाँ पर चला हुआ है। ओके, सब्सिडी वगैरह दी जाती है, एक बार इसको खुद से पढ़ लेना, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है समझने की। ओके, अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये है आपका अगला आर्टिकल, ई बेस्ड मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा आर्टिकल है, ध्यान से देखते हुए चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ऑलराइट, ओके, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अराइजिंग फ्रॉम एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। जब आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बंद कर देते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है ई वेस्ट के अंदर। और ई वेस्ट का अगर आप कंडीशन देखें तो वर्ल्ड के अंदर आपको मिलेगी 2019 के अंदर 53.6 मिलियन टन ई वेस्ट जनरेट हुआ। 53.6 मिलियन टन ई वेस्ट जनरेट हुआ, जिसमें से सिर्फ 17% ही यहाँ पर रिसाइकिल हुआ। तो बाकी का जो 83% है उसका क्या हुआ, आप समझ सकते हैं कि उसका क्या हुआ होगा। तो हमें इस सिचुएशन को सुधारने की ज़रूरत है। इंडिया की अपनी ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी मिल जाएगी। इंडिया की पॉलिसी 2018 से चली हुई है, हमने इसको 2016 में फिर से एक्सटेंड किया, और फिर हमने इसको 2018 में भी इसका जो व्यू है वो और ज़्यादा ब्रॉड किया। ओके, तो लेकिन इसमें जो पेस है, जो गति है इम्प्लीमेंटेशन की, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 5% से भी कम बेस्ड है जो कि रिसाइकिल हो पाता है, और उसमें भी आपको इन्फॉर्मल सेक्टर का रोल ज़्यादा मिलेगा, फॉर्मल सेक्टर का रोल नहीं है। इन्फॉर्मल सेक्टर में घाटा ये है कि एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखा जाता, सिर्फ और सिर्फ क्रैशिंग की तरफ ध्यान दिया जाता है। बाकी सारे मेजर्स जैसे सेफ्टी है, एनवायरनमेंट है, इन सबको इग्नोर कर दिया जाता है। तो इन्फॉर्मल नहीं, हमें इन्फॉर्मल सिस्टम को बढ़ावा देना है। ई वेस्ट मैनेजमेंट is limited by both the demand and supply side factors and require an in-depth analysis and attempt is made here। तो हमने यहाँ पर आपको जो आर्टिकल है उसके अंदर बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से डिमांड साइड से देखें और सप्लाई साइड से देखें ई वेस्ट मैनेजमेंट को किया जा सकता है, जो कि अभी नहीं किया जा रहा। तो याद रखिए, हम इसको पढ़ने वाले हैं अभी। उससे पहले आप इन 3-4 चीज़ों को यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर दी गई हैं। एक है आपका ई वेस्ट वैल्यू चेन। ई वेस्ट मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और द मेजर स्टेक होल्डर्स आपको मिलेंगे इंपोर्टर्स जो इसको इंपोर्ट करते हैं, प्रोड्यूसर्स जिसको प्रोड्यूस करते हैं, किसको, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को, मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, आपको कंज्यूमर भी इसके अंदर आएगा। ओके, तो ट्रेडर्स, स्क्रैप डीलर्स, डिसेंबलर्स, डिसमेंटलर्स, रिसाइकल्स, ये सब इसके स्टेक होल्डर्स हैं। ओके, तो इतनी बड़ी वैल्यू चेन आपको ई वेस्ट मैनेजमेंट की मिलेगी। द प्रोसेस इन्वॉल्व 4 स्टेजेस। आपको पहले जनरेशन करना है, उसके बाद आपको इसका कलेक्शन करना है, जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाए सेग्रीगेशन करना है, और फिर ट्रीटमेंट या डिस्पोजल उसका करना है। तो ये आपकी इस तरीके से वैल्यू चेन यहाँ पर मदद करती है। ऑलराइट, ये मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा फॉर्मल कलेक्शन, और नीचे दिया गया है इनफॉर्मल कलेक्शन। ज़्यादा कुछ नहीं है। फॉर्मल कलेक्शन डिज़ाइंड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और स्पेशलाइज्ड वे में होना चाहिए, और इनफॉर्मल जो इनफॉर्मल कलेक्शन है वो ऐसा नहीं होता। कोई डिज़ाइंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जो उसको सपोर्ट करे, ना ही कोई स्पेशलाइज ट्रीटमेंट होता है। मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट और सेफ्टी का ध्यान भी नहीं रखा जाता। तो फॉर्मल कलेक्शन और इनफॉर्मल कलेक्शन में आपको अंतर पता होना चाहिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर मारिए।
ओके, इसको भी आपको नहीं देखना है, इतना टेक्निक नहीं जाना है अंदर, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पेपर के अंदर बना करके आइए। प्रोड्यूसर यानी जनरेशन, कलेक्शन यानी यूज़, आपने एंड ऑफ यूज़ कर दिया। ओके, सेग्रीगेशन किया, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल, उसके बाद आप करेंगे रिसाइकिल किया, और रिसाइकिल को वापस ले जा करके जोड़ोगे कि दोबारा से हम उसका यूज़ करेंगे इंडस्ट्री के अंदर। ओके, तो ऐसे बनाइए, ऐसे मत बनाइए। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि क्या चीज़ें दी गई हैं। बहुत सेलेक्टेड चीज़ें ही हमें यहाँ पर पढ़नी है, क्योंकि आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा डीप में ले जाएगा आपको। ओके, तो हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि किस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल कलेक्शन होगा, बाकी चीज़ें हमें अभी नहीं समझनी। ओके, यहाँ पर आते हैं, ये रहा, ये सब जो चीज़ें हैं, तो हमने इनफॉर्मल कलेक्शन को अलग रखना है, हमें फॉर्मल कलेक्शन को लेकर के आना है, और हमें एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखना है, हमें सेफ्टी का ध्यान भी रखना है। ई वेस्ट में हम रिसाइकिल कम कर रहे हैं, 17% रिसाइकिलिंग टोटल वर्ल्ड में हो रही है, इंडिया में तो 5% से भी कम हो रही है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इंट्रोड्यूस किया, ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज वगैरह हैं, इन्होंने गवर्नमेंट को पुश किया कि आप कुछ कीजिए। तो गवर्नमेंट यहाँ पर आपका जनरल वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशंस लेकर के आई 2008 में, और कॉलिंग फॉर ए रेस्पॉन्सिबल ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 2008 में गवर्नमेंट ने यहाँ पर थोड़ा सा काम करना शुरू किया, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रीमलाइन किया ई वेस्ट मैनेजमेंट के रूप में, और गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011, और इसके अंदर एक टर्म डाली, टर्म थी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर। ईपीआर का मतलब ये हो जाता है, पूछ लिया गया है, यूपीएससी ने प्री में पूछ लिया था। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर है, और इसके अंदर ये है कि जो प्रोड्यूसर है उसको आपका कलेक्ट भी करना है जब वो सामान को बेच देगा। तो कंज्यूमर मतलब आप समझिए इस चीज़ को कि आपने कुछ प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद कंज्यूमर ने उसको यूज़ किया, तो आपका फ़र्ज़ बनता है अंडर दिस रूल्स एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको परचेज़ करोगे, और ये कुछ सर्टेन परसेंटेज हमने यहाँ पर डिसाइड किया है कि आपको कितने परसेंट आपका वापस लेना है। बात समझ में आई आपको? तो वाई शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट ऑन मैन्युफैक्चरर्स, द ईपीआर फ्रेमवर्क्स इन थ्योरी क्रिएटेड इंसेंटिव्स फॉर मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट डिज़ाइन। ठीक है, तो ये जो बर्डन है आपका, ये हमने उन्हीं पर ही थोप दिया जिन्होंने इस चीज़ को प्रोड्यूस किया। बात समझ में आई आपको अब? तो ये है हमारा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोड्यूसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये उसको ख़त्म भी करे अगर उसने इसको जनरेट किया है तो। बात समझ में आई? ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। सिंस मैन्युफैक्चरर्स वर इनकरिंग इन द डिस्पोजल कॉस्ट, देयर डिज़ाइन वुड इनकॉर्पोरेट लेस टॉक्सिक एंड ईजिली रिसाइकेबल मटेरियल। अब चूंकि उन्हें ही उसको परचेज करके रिसाइकिल करना है, तो वो अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर लेस टॉक्सिक एलिमेंट्स हों और रिसाइकिल करने में आसानी हो, क्योंकि तभी तो उन्हें आसानी होगी। तो ये सब प्रोग्राम हमने यहाँ पर डाले, और ये हम कर ही रहे थे। इसके बाद हमें यहाँ पर पता चला कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है इंडिया के अंदर 2014 में 1.7 मीट्रिक टन था, और 2015 में ये बढ़ करके 1.9 मीट्रिक टन यहाँ पर हो गया। तो वेस्ट भी लगातार बढ़ता जा रहा था, तो हमारी पॉलिसीज़ भी उसी तरीके से चेंज होनी थी। ईपीआर का जब हमने यहाँ पर डीपर एनालिसिस किया, तो हमें यहाँ पर जो पता चला वो ये था कि काम कुछ ढंग से हो नहीं रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ टारगेट, हमने इसके अंदर ईपीआर जब रूल्स लागू किए तो हमने उसके अंदर खास टारगेट्स नहीं रखे कि आपको इतने परसेंट कलेक्ट करना है। तो लेक्सिटी यहाँ पर देखने के लिए मिली आपको। इन अ रिलेटिवली लेक्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, प्रोड्यूसर को कुछ था ही नहीं कि होगा ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि कुछ चार्जेस भी नहीं लगाए गए, तो कुछ पेनल्टी नहीं, ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। तो सर्टेन इश्यूज़ यहाँ पर रह गए थे, लिटिल इंसेंटिव्स टू एंश्योर द कलेक्शन ऑफ देयर यूज्ड प्रोडक्ट। तो इन सबको चेंज करते हुए हमने इन रूल्स को अमेंड किया 2016 के अंदर, और रिपोर्ट्स के रूल्स के अंदर हमने इंक्लूड किया कलेक्शन टारगेट्स यहाँ पर डाले, और इम्प्लीमेंटिंग ए डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, DRS सिस्टम हमने यहाँ पर लागू किया बाय द प्रोड्यूसर्स। ओके, तो अब इस DRS सिस्टम के अंदर था क्या, उसको एज ए डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, इन अ DRS एन अपफ्रंट डिपॉजिट इज चार्ज टू अ कंज्यूमर एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड द डिपॉजिट इज रिफंडेड व्हेन द प्रोडक्ट इज सेफली रिटर्न टू द प्रोड्यूसर। बात समझ में आई आपको? तो आपने कुछ खरीदा, खरीदने के बाद आपने उसको यूज़ किया, यूज़ करने के बाद आपने उसको बहुत ख़राब हालत में नहीं किया, आपने उसको वापस प्रोड्यूसर को दे दिया, तो आपको उसके बदले कुछ इंसेंटिव, कुछ रिफंड आपको मिल जाता है। ओके, तो इससे फ़ायदा क्या है कि जो कंज्यूमर है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड की हालत को बिल्कुल सही रखने की कोशिश करेगा, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो नहीं जानना। उसके बाद हमने 2018 में फिर से अमेंडमेंट किया रूल्स के अंदर, और रूल्स के अंदर हमने अमेंडमेंट करके एक प्रोविज़न डाला, मेड प्रोविज़न फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, PRO प्रोविज़न हमने इसके अंदर डाला। PROs इन इंडिया ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लायंस सर्विस फ्रॉम नेगोशिएटिंग द
मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव रीजनल कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद डिफरेंट रिसाइकल्स। ओके, तो ये आपके जो प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसके तहत कलेक्शन किया जाएगा और कलेक्शन करने के बाद रिसाइकल जो सिस्टम है उनको सौंप दिया जाएगा ई वेस्ट को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और साथ ही अवेयरनेस रेजिंग रिक्वायरमेंट भी बढ़ाई जाएंगी। और तो ये सब वर्क यहाँ पर चल रहे हैं इस तरीके से। करंट सिनेरियो यहाँ पर देखें तो 2011 की पॉलिसी हमारे जो इंडिया है, इंडिया के अंदर पॉलिसीज़ 2011 में बननी शुरू हो गई थी, 2008 में ऐसे ही थी इनफॉर्मल तरीके से। और अगर हम 2011 की पॉलिसीज़ के बाद भी देखें तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ढंग का नहीं था, स्लगिश इम्प्लीमेंटेशन दिखा। साथ ही 95% जो ई वेस्ट है वो मैनेज किया जाता है बाय इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर के पास वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होती, साथ ही आपको मिले तो टेक्नोलॉजीज़ बहुत ही पुरानी होती हैं, वो जितना वहाँ पर रिसाइकल करेंगे उतना ही कार्बन फुटप्रिंट जनरेट कर देंगे दूसरी तरफ। ठीक है, तो डिसमेंटलिंग और रिसाइकल जो यूनिट्स हैं उसके लिए अच्छी टेक्नोलॉजीज़ भी यहाँ पर नहीं होती। ओके, तो ये जो हमें है पॉलिसी चेंजेस हैव ट्राइड रिपीटडली टू फॉर्मलाइज द सेक्टर। तो इस सेक्टर को फॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है जो इनफॉर्मल वे में आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इशूज़ दिखेंगे। पहला आपको मिलेगा कि फर्स्ट इज़ द इशू ऑफ प्राइस कॉम्पिटेंसीज। तो हम फॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे, उसके पीछे का रीज़न मिलेगा। जो फॉर्मल अगर तरीके से रिसाइकल यूनिट्स खोलेंगे तो उसमें आपका खर्चा ज़्यादा आता है। ठीक है, जो इनफॉर्मल रिसाइकल यूनिट्स हैं उसमें खर्चा कम आता है। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें किसी तरीके की ओवरहेड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई एक्स्ट्रा ऑपरेटिव कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कम रहती है। ठीक है, तो वहाँ पर जो स्क्रैपिंग है या फिर आपका ई बेस्ड रिसाइकलिंग है उसकी कॉस्ट बहुत ही कम आती है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये आपको बेटर प्राइस ऑफर कर पाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से बेटर प्राइस ऑफर हो पाता है। राइट, गवर्नमेंट एंड मल्टीलेटरल्स हैव एंडेवर्ड टू प्लग दिस फाइनेंशियल गैप थ्रू सब्सिडीज़। तो सरकार कह रही है कि हम फॉर्मल सेक्टर में लॉन्च करेंगे, अगर किसी को अपना रिसाइकल यूनिट खोलना है तो वो खोलिए, हम उसको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू काम किया जाएगा, मॉनेटरी सपोर्ट देंगे। ठीक है, बट आप फॉर्मल सेक्टर में आइए, इनफॉर्मल सेक्टर में मत आइए। दूसरी जो प्रॉब्लम है ये है द इनफॉर्मल नेटवर्क इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड। इनफॉर्मल नेटवर्क बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है एंड रेस्ट ऑन सोशल कैपिटल टाइज दैट PROs हैव येट टू एस्टेब्लिश एंड हैंस इंसुलेटेड इन द रीचिंग ऑफ द वायबल नंबर ऑफ एग्रीगेटर्स। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश्ड है और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीगेटर्स तक पहुँचने की कोशिश उसकी रहती है। सभी एग्रीगेटर्स वहाँ आते हैं क्योंकि वो उनको प्राइसेस भी अच्छा अफोर्ड कराते हैं। तो प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस अभी इन चीज़ों को नहीं कर पा रही है, उसका काम यहाँ पर है फॉर्मलाइज करना चैनल को। ओके, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। ओफन दीज डिसेबिलिटीज़ हैव लेड टू द EPR टारगेट्स रिमेनिंग अनमेट। तो ये जो आपका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के जो टारगेट हमने यहाँ पर दोबारा से सेट किए कि इतने % आपको खरीद लेना है वापस, वो सब टारगेट यहाँ पर पूरे नहीं हो पाते हैं। राइट, तो अब आपको कुछ और चैलेंजेस भी यहाँ पर मिलेंगे, जैसे EPR के टारगेट क्यों फुल नहीं हो पाते हैं, तो अनस्टेडी इनफ्लो मिलेगा। EPR टारगेट फुल करने के लिए हमने कहा है कि आप जो है रीपरचेज़ कीजिए यूज्ड प्रोडक्ट्स को, उसके लिए हम आपको फ़ंड देंगे, लेकिन वो फ़ंड का आपको मिलेगा कि अनस्टेडी इनफ्लो दिखने के लिए मिलता है। फ़ंड आते हैं नहीं आते हैं, एनफोर्समेंट मिसिंग है, ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है, ट्रेसेबिलिटी नहीं है ई वेस्ट फ्लो की। ठीक है, और लेड टू परवेसिव मार्केटिंग इंसेंटिव्स, तो काम ढंग से नहीं हो रहा है। और साथ ही मिलेगा ये पोटेंशियल सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ई वेस्ट इज़ नॉट बीइंग चैनल टू दोज हु रिसाइकिल इट इन एन एनवायरमेंटल सेफ मैनर्स। तो जो एनवायरमेंटली सेफ मैनर में काम कर रहे हैं उनको उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, जबकि उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है जिनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी नहीं है और एनवायरमेंट की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तो ये बेनिफिट आपको उनको प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। ओके, एक दूसरा इशू यहाँ पर आपको मिलेगा, मेटल प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। करेक्ट, जो मेटल प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं होगा जो कि आपकी पर्टिकुलर वैल्यू निकाल सके, ट्रू वैल्यू ऑफ एक्सट्रैक्शन यहाँ पर आपको मिल सके। जो मेटल है वो उस तरीके की मिल जाए। देखिए, इफ़ दीज मटेरियल्स आर डोमेस्टिकली आइसोलेटेड इट कैन लीड टू द ग्रेटर मेटल सिक्योरिटी एंड रिसोर्स इफिशियंसी इन द कंट्री। कहने का मतलब ये है कि हम जो ई वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए अपना सामान बाहर दूसरे देशों में भेजते हैं कि वहाँ से आएगा यहाँ पर, अब उसमें हमें चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर हम घर में ही यूनिट लगा लें तो डोमेस्टिक जो रिसाइकिल यहाँ पर करें तो हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं जो ऊपर मैंने आपको बताया कि डिमांड साइड कॉन्स्टेंट्स क्या हैं और सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, ये मिलेगा। डिमांड साइड के अंदर देखें
तो ए मेजर कांस्टेंट इज द अवेयरनेस लेवल ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के अंदर अवेयरनेस लेवल्स का कम होना। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर ही तो करता है। और सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। तो डिमांड साइड पर कंज्यूमर के लिए आपको कांस्टेंट मिलेगा कि उसको अवेयर नहीं है कि ई वेस्ट है तो मैं उसको अलग से इकट्ठा करूं। विद द एनहेंसमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मॉडर्न सोसाइटीज़ रिसोर्स इंसेंटिव हो गई हैं, उनको और ज़्यादा चाहिए तो वो डिमांड क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। और साइक्लोनिक जो साइकिल है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, वो यहाँ पर धीरे धीरे आपकी while the considerably bring down the life cycle of the electronic products। ऑलराइट, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की भी कोशिश की जाती है कंज्यूमर के द्वारा। अब आपके घर में फ्रीज़ होगा, कई सालों से चल रहा होगा, चाहे वो कैसा भी हो रहा हो, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर कंज्यूमर को बताना है कि उसकी एक लिमिटेड लाइफ होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक गुड की लिमिटेड लाइफ होती है, आप उसको उसी समय तक यूज़ करें। ओके, ऑलराइट, आपको मिलेगा कि कंज्यूमर के पास इनएडिक्वेट रिपेयर ऑप्शन एंड अवेयरनेस अबाउट द डिपॉजिट रिफंड पॉलिसी। कंज्यूमर को हमें बताना पड़ेगा कि आप जो हैं आप रिपेयर जो करते हो सामानों की वो एक हद तक ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। उनको बताना पड़ेगा कि आप अगर सामान को सही रखोगे तो आपको उसके बदले डिपॉजिट रिफंड भी मिल सकता है, जो आपके ऊपर पॉलिसी मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाई डिपॉजिट रिफंड की। ओके, और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी कि इस तरीके से वर्क करती हैं। ऑलराइट, तो ये आपको डिमांड साइड का मिला। ओके, और ये हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना, जो स्टेक होल्डर एनालिसिस है इसको यहाँ पर आपको छोड़ देना है। कहने का मतलब ये है कि हर एक प्रोड्यूसर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है, सब अपनी तरफ से काम करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के बिना काम नहीं हो सकता। ओके, तो इस चीज़ को बताने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। ओके, तो इसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कि टेक्नोलॉजी इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटेड टू द एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए। साथ ही आप देखें द स्पान ऑफ डिवाइस इज गेटिंग शॉर्टर विद द रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो आईफोन है तो उसकी जो आपको साइकिल है, जो उसका स्पान है कि कितने साल तक वो चलेगा, तो वो आप देख रहे होगे कि धीरे धीरे वो चीज़ें कम होती चली जा रही हैं। अब मोबाइल ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है। ओके, और इम्प्रूविंग इन स्पेसिफिकेशन एंड बेटर परफॉर्मेंस लीडिंग टू प्रोड्यूसर रिप्लेसमेंट मच बिफोर दीज रन आउट ऑफ देयर यूजेबल पीरियड्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। ये देख लीजिएगा कि रेगुलेटरी के रूप में इंडिया के अंदर रेगुलेटर के रूप में इंडिया के अंदर आपको ईपीआर टारगेट्स मिल जाएंगे। फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और डिपॉजिट रिफंड सिस्टम के थ्रू वर्क कर रहे हैं। मतलब हम रेगुलेटर के तौर पर भी काम कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल जो सिस्टम है वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं और टेक्निकल सिस्टम भी प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि रिसाइकलिंग कैपेसिटीज़, इफिशिएंट डिज़ाइन, रिसोर्स इफिशिएंट डिज़ाइन और चैनलाइज वेस्ट फ्रॉम द कंज्यूमर। इन सब कामों को यहाँ पर किया जा रहा है। तो रेगुलेटरी के तौर पर, फाइनेंशियल के तौर पर और टेक्निकल तीनों तौर पर काम किया जा रहा है। ये जो सिस्टम दिखाया गया है जापान किस तरीके से ई वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट को करता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। म्यूनिसिपलिटीज़ से कंज्यूमर से कलेक्ट किया जाता है, म्यूनिसिपलिटीज़ इसको ले जाती हैं आपका कलेक्शन साइट के ऊपर, फिर आपका रिसाइकलिंग प्लांट्स के ऊपर चला जाता है। जो भी रिसाइकिल होकर के आया वो आपका मैन्युफैक्चरर्स के पास दोबारा चला जाता है, मैन्युफैक्चरर्स उसको प्रोड्यूस करते हैं रिटेलर के पास, कंज्यूमर के पास, इस तरीके से वर्क चलता रहता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब डिमांड साइड की हमने बात की, सप्लाई साइड की बात करते हैं। सप्लाई साइड पर कौन आता है? सप्लाई साइड पर आता है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर को हमें यह बताना होगा कि आप ऐसे प्रोडक्ट बनाइए जो सेफ़र हों, मोर ड्यूरेबल हों, रिपेयरेबल हों, रिसाइकलेबल हों। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कम से कम टॉक्सिक मटेरियल यूज़ कीजिए उसके अंदर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऐसा रखिए कि कम से कम मटेरियल जो है वो आपका वेस्ट कम से कम हो मटेरियल। ओके, और साथ ही जनरेट करे फ्यूअर मटेरियल इनएफिशिएंसीज दैट कैन ऑल्सो लोअर द ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन भी आपका कम होगा। ओके, तो मैन्युफैक्चरर्स को ये बताना होगा कि रिसाइकिल मटेरियल को आपको जो यूज़ करना पड़ेगा, मतलब जो मटेरियल रिसाइकिल हुआ आपको उसको रीयूज़ भी करना पड़ेगा। और नए जो रेयर मिनरल्स हैं उनकी तरफ आपको कम ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि नया प्रोडक्शन अगर आपको करना है तो आप पहले रिसाइकिल जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो इस तरीके से हमारे ईपीआर टारगेट्स भी पूरे हो सकते हैं। ओके, इन हाउस ई वेस्ट जो है उसका रीयूज़ रिसाइकिल के ऑप्शंस भी बहुत सारे खुल जाते हैं और हम ज़्यादा रिलाई भी नहीं कर सकते इनफॉर्मल रिसाइकल्स की तरफ, हमें इनको बनाना पड़ेगा फॉर्मल रिसाइकल्स की तरफ भी बनाना पड़ेगा। ये सब काम यहाँ पर चलते रहते हैं। फिर रिकमेंडेशंस की बात करें तो रिकमेंडेशंस के अंदर 2-3 चीज़ें दी गई हैं। पहले मैं आपको 2 थ्योरीज़ के बारे में बता देता हूँ। एक थ्योरी दी गई है माल्थुसियन थ्योरी, दूसरी दी गई है कॉर्नुकोपियन थ्योरी। तो आपकी जो कॉर्नुकोपियन थ्योरी है ये कहती है कि जितने भी रिसोर्सेज इस समय मौजूद हैं उन सबको यूज़ कर दीजिए। उन रिसोर्सेज से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आने वाले जो लाइफ है उसकी नीड को पूरा करेगा। बात समझ में आई? तो ये दिखाता है कि सस्टेनेबल तो होगा आने वाला जीवन, बट वो सस्टेनेबल इस तरीके से होगा कि जो आज की जो नीड है आप उससे ज़्यादा यूज़ कीजिए। आप जितना यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ कीजिए, आने वाले समय की नीड को
जो प्रोडक्ट आप आज बनाओगे वो पूरा करेगा। तो ये थ्योरी। दूसरी आपकी मैथुसियान थ्योरी है। ये कहती है कि आप उतना यूज़ करो जितना आपका ज़रूरी है, आने वाली यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ को जाता है। आप उतना यूज़ करो जितना आपको ज़रूरी है, आने वाले लोग अपने आप यूज़ कर लेंगे। जो दूसरी थ्योरी है द कॉर्नुकोपियन थ्योरी, ये यहाँ पर ये कहती है कि आप जितना यूज़ कर सकते हो उतना यूज़ करो, आने वाले लोग इस यूज़ करी हुई चीज़ के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। हो सकता है कि ये जो चीज़ आपने यहाँ पर डेवलप की है ये आने वाले भविष्य को चेंज कर दे। और जो दूसरी थ्योरी है वो कहती है कि जितना आपकी ज़रूरत है उतना यूज़ करो, आने वाले लोग अपने आप देख लेंगे। ठीक है, मतलब जितना आप जितने आपकी नीड है उतना यूज़ करो, सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करो और आने वाले लोगों के लिए चीज़ों को छोड़ते हुए चलो। तो इन दोनों की तरफ ध्यान देते हुए मैक्सिमम फोकस हमारा जाना चाहिए न्यू माल्थुसियन स्कूल की तरफ। क्यों? क्योंकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोपाउंड करता है और एनकरेज करता है रिसाइकिल को। क्यों? क्योंकि नीड के हिसाब से हम वहाँ पर अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, मतलब हमें आने वाले लोगों के लिए भी चीज़ों को छोड़ना है। इसलिए हमें जो चीज़ें हमने बना ली उनको रीयूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करके हमें वहाँ पर काम चलाना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और तो दो थ्योरीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं। रिकमेंडेशंस का मतलब है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो। तो देखिए क्या कर सकते हो, क्या कि वही चीज़ें हैं। एक तो आपका जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो बहुत तेज़ है, आपको उसको कम करना पड़ेगा और फॉर्मल सेक्टर को चैनलाइज करना पड़ेगा। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसाइकिल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा आपको मिलेगा कि अनसस्टेनेबल तरीके से रेयर अर्थ रिसोर्सेज की माइनिंग आपको नहीं करनी है। ओके, और चौथा जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पर मिलेगा कि गवर्नमेंट को यहाँ पर बैक प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराने चाहिए। और साथ ही आपको मिलेगा कि जो ये स्कीम्स यहाँ पर चली हुई हैं जैसे इंट्रोड्यूसिंग डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, ट्रेडिंग क्रेडिट, डिस्काउंट फॉर द एक्सचेंज वैल्यू, ठीक, इन सब के थ्रू आपको एनकरेज करना चाहिए टू द प्रोड्यूसर एंड टू द कंज्यूमर बोथ। ओके, तो डिपॉजिट रिफंड सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ओके, और साथ ही आपको मिलेगा कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग चेन को हमें और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी, एनफोर्समेंट को रखना पड़ेगा, ट्रैकिंग रखनी पड़ेगी। राइट, तो ये सारे काम आपको यहाँ पर मिलेगा। ईपीआर टारगेट्स को पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर पूरी तरीके से पैसे को देना पड़ेगा, जो कि हम अनसस्टेनेबल फ्लो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो पैसा यहाँ पर जाना चाहिए तभी आगे काम यहाँ पर होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताने की बात हो रही है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी कि किस तरीके से वर्क होता है। उसके बाद आपको ये सब नहीं पढ़ना। ओके, ना ही आपको ये मॉडल देखना है। ऑलराइट, ना ही आपको ये मॉडल देखना है। ये मॉडल में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या करना है आपको। वही कि कंज्यूमर से कलेक्ट किया म्यूनिसिपलिटीज़ ने, म्यूनिसिपलिटीज़ से जो है वो आपका चला जाता है टू द रिसाइकलिंग यूनिट्स, फिर वो उसे रिसाइकिल करते हैं और फिर मैन्युफैक्चर को दे देते हैं। मैन्युफैक्चर फिर से क्रिएट करता है, रिटेलर को जाता है, रिटेलर आपका आगे सप्लाई कर देता है टू द कंज्यूमर, और इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। ऑलराइट, तो कंक्लूज़न के अंदर आप देख सकते हो कि जो ई वेस्ट प्रॉब्लम है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है और ये ट्रेंड इज़ नॉट लाइकली टू रिवर्स सून, और ये ट्रेंड रिवर्स भी नहीं होंगे आसानी से। इसीलिए हमें पूरी तरीके से काम करना पड़ेगा। जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हमारे पास हैं हमें उनको फुल्ली लागू करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पूरा ध्यान देना पड़ेगा। और इसके अंदर ये आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए हमने PIL स्कीम भी लॉन्च की है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, तो इन सब के थ्रू यहाँ पर काम लिया जाएगा। बाकी आप इसके अंदर कुछ मत याद रखिएगा, इतना ही काफ़ी है। ऑलराइट, तो आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनको यहाँ पर करने की कोशिश कीजिए। ओके, और ये आपको बताया गया है कि होम आइसोलेशन के दौरान आपकी कंडीशन कैसी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, तो ये हमारी मैगज़ीन का एंड है। ओके, और इसके अंदर आपको इतना ही पढ़ना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।